So hey my lovely students, and today we are going to learn about work, energy और सिंपल मशीन। तो आपको पता चलेगा कि वर्क एक्चुअली में फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है। आप पूरा दिन पढ़ाई कर रहे हो, 9 10 घंटे 20 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, आप उठे और उस जगह पे वापस बैठ गए या फिर वहां से हटे ही नहीं, तो आपने फिजिक्स में वर्क किया है जीरो। बट सर वैसे मैंने बहुत पढ़ाई करी, यस, बट इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला आपका जो वर्क हुआ वो जीरो हुआ, क्योंकि वर्क करने के लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन शिफ्ट करनी पड़ती है। सेकंड चीज एनर्जी, आप कितनी देर तक वर्क कर पा रहे हो, कितनी देर तक वर्क, मतलब वर्क पर यूनिट टाइम जो होता है उसको हम एनर्जी कहते हैं। और फिर थर्ड चीज है हमारी सिंपल मशीन। सो पैंट की जिप से लेके हॉस्पिटल की लिफ्ट तक जितनी भी ये सब मशीन देखते हो, ये सब समहाउ सिंपल मशीन के ही बेस पे बनी हुई है। जो पुली होता है, जो हमारा वेज होता है, जो हमारी ट्रॉली ले जाने के लिए आपकी जगह होती है मॉल्स में, वो सब एग्जांपल है। सीसा होता है, वो सब एग्जांपल होते हैं अपने सिंपल मशीन का। सो या अब हम पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे। काफी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट सब कुछ एक्सप्लेन होगा, और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। इसके अलावा आपको जो कुछ चाहिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा शीट्स, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइदर यू कैन जस्ट कमेंट मी डाउन, आई विल सिंपली रिप्लाई दैट थिंग, एंड या द नेक्स्ट वीडियो विल बी दैट ओनली। सो चलिए लेक्चर मूव करते हैं। फिर शुरू करते हैं वर्क एनर्जी इन सिंपल मशीन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी वे में, और आई गेस 8 to 9 पेजेस में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो आपको एक रिवीजन भी कर सकते हो। ये नोट्स को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो यू कैन मेक अ कॉपी फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एज वेल। तो या द लाइफ इज सॉर्टेड। चलिए वर्क। सो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन लिखी, वी डू अ लॉट ऑफ वर्क इन आवर डेली लाइफ। हम डेली लाइफ बहुत सारा वर्क करते हैं। इन फिजिक्स वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर मैं अपने हाथ में एक पेन रख रहा हूँ, तो अगर मैं इसको मूव कराऊं, अगर मैं इस चीज को, ये मेरे हाथ पे इसको ऐसे मूव कराऊंगा एक जगह से दूसरी जगह, तभी मैं वर्क कर रहा हूं। अदर देन दैट आई एम नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ वर्क। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि जब फोर्स अप्लाई हो रहा है तो एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट होना होगा, उसी को हम बोलते हैं वर्क डन फिजिक्स की लैंग्वेज में। ठीक है। और एनर्जी क्या होता है? एबिलिटी टू डू वर्क। आप कितनी देर तक उस वर्क को कर पा रहे हो। मतलब अगर आप 1 घंटे तक किसी एक काम को कर पा रहे हो, आप किसी चीज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख पा रहे हो, तो वो आपकी एनर्जी लगेगी। आपकी एनर्जी थी 1 घंटे काम करने की। ओके। नॉर्मल लाइफ एग्जाम्पल लाइफ में क्या होता है? पुशिंग अ बॉक्स। अगर आप बॉक्स को पुश कर रहे हो तो यू आर चेंजिंग द डिस्प्लेसमेंट, आप उसका जगह चेंज कर रहे हो। अगर आप जगह चेंज करते हो, उस बॉक्स को वापस उसी जगह ले, आपने यहां से शुरू किया और फिर वापस घुमा के यहीं लिया, तब तो कुछ नहीं होने वाला। तब डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क भी जीरो हो। आप अपना स्कूल बैग कैरी कर रहे हो, देन देयर इज अ वर्क। आप लिफ्टिंग अ बकेट, तो वर्क। और फैन होते हैं, ये जो है रियल लाइफ काइंड ऑफ एग्जांपल, लेकिन इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो रहा है। ऑल्दो फैन में एक यूनिफॉर्म काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ रियल लाइफ सॉर्ट ऑफ एग्जांपल है। जब हम इसको फिजिक्स में पढ़ेंगे तो एक्चुअली में आप देखो कि ये जो है यहाँ पे वर्क में ज्यादातर कंसिडर नहीं किए जाते। ओके, बिकॉज इनमें जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कंप्लीटली जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो या एयर में डिस्प्लेसमेंट कर भी रहा है, तो वो जो उसका मेन पिवट पॉइंट है, यहाँ पे वर्क है वो जीरो है। ओके। और ये बच्चा जो लड़का है जो बकेट उठा रहा है, 90 डिग्री बकेट उठा रहा है, इसलिए इसका वर्क जीरो है। ये 90 डिग्री क्या होता है बाद में बताऊंगा, लेकिन इसका वर्क इसलिए जीरो है क्योंकि बस इस बकेट को उसने हवा में उठा लिया, इस वजह से। ठीक है। ये और ये बच्चा तो इंसान असली में वर्क कर, बिकॉज दे आर चेंजिंग, बैग कैरी कर रहे हैं, ऑल दो बैग पे अभी जीरो वर्क हो रहा है। लेकिन अगर लड़की अपना डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रही, अपनी जगह चेंज कर रही, तो ये वर्क कर रही, ऐसे ये बंदा भी वर्क कर रहा है। ओके। सो वर्क होता क्या है? Work is said to be done when a force acting on an object causes displacement in the direction of the force. जिस तरह आप किसी चीज को धक्का दे रहे हो, किसी भी चीज को धक्का दोगे, अगर वो धक्का देने में ये चीज है, मैं इसको धक्का देके ऊपर कर रहा हूँ, ऊपर, नीचे ला रहा हूँ, नीचे, लेफ्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट, राइट कर रहा हूँ, तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, एक सॉर्ट ऑफ फोर्स लगा रहा हूँ। अपनी जगह चेंज कर रहा है, अपनी जगह चेंज कर दी, इसी को हम बोलेंगे वर्क। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट causes displacement in the direction of force. कंडीशन क्या होता है वर्क करने की? फॉर वर्क टू बी डन द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। एक फोर्स लगना चाहिए। आप बैठे हुए हो, आप अगर बैठे हुए हो तब भी आप पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कौन लगा रहा है आपके ऊपर? धरती। धरती आपको नीचे खींच रही है। जो आपका वेट होता है मास इंटू जी, एम जी, डीप में नहीं जाऊंगा, बस समझ लो। तो धरती कुछ फोर्स लगे, लेकिन आप वर्क इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप उसी जगह में, इसी जगह बैठा हूं, अभी मैं ऊपर नीचे चेंज नहीं कर रहा हूं पोजीशन, इस वजह से इसको बोलेंगे वर्क। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस। ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन को चेंज करना ही पड़ेगा। अगर मैं चेंज नहीं किया देन वर्क कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिजिक्स की भाषा में 10 घंटे आप एक जगह पर, आप एक जगह बैठ के 10 घंटे पढ़ाई कर लो, 100 घंटे पढ़ाई कर लो, यू आर डूइंग जीरो वर्क इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। द डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये भी बात सही है कि आप जिस तरफ फोर्स लगा रहे हैं उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर रिवर्स साइड होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, उसकी वजह से जो वर्क है वो भी जीरो की टेंडेंसी में जा सकता है। ठीक है। तो अभी तक सिर्फ ये बात है, आपको किसी भी चीज को अपनी इनिशियल पोजीशन से हटाना है, उसको कुछ डिस्प्लेसमेंट देना है, कुछ फोर्स लगाने के बाद, तब उसको हम फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं वर्क। सो एनसीईआरटी नोट क्या, इफ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, नो वर्क इज सेड टू बी। अगर ये 3 कंडीशन आपके एग्जाम में इसके अलावा बोला जाए कि ये 3 कंडीशन के अलावा कुछ भी एमसीक्यूज वगैरह में, तो आप कहेंगे नहीं, अगर वर्क नहीं कर रहा, इफ इट्स नॉट फॉलोइंग ऑल दीज 3 कंडीशन। ओके।
So work in physics, work in daily life, जैसे मैंने आपको समझाया उसी में एग्जांपल, we may feel that work is done in many situations, carrying a bag, pushing a wall, but in physics these works not considered as work, क्योंकि आप दीवार को धक्का दे रहे हो, ठीक है। अब मैं किसको धक्का, ये मेरी टेबल, यहाँ पे टेबल पड़ा है, इसको जोर से धक्का दे रहा हूं, लेकिन टेबल मूव कर ही नहीं रही अपनी जगह से। इसका मतलब पूरा दिन धक्का दे रहा हूँ, मेरी एनर्जी कम हो रही, लेकिन उसके बावजूद इस पे जो पोजीशन है इसकी चेंज नहीं हुई। दैट इज मीन कि यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं हो रहा। काफी बच्चे कहें सर मैं तो कर रहा हूँ, नहीं, यू आर डूइंग द वर्क इन द रियल लाइफ सिनेरियो। आपको देखिए भाई बहुत मेहनत कर रहा है, दीवार को धक्का दे रहा है दिन भर, नो अच्छा फिजिक्स की भाषा में आपको उसको हल्का सा इतना सा भी अगर हिला दोगे, ऐसा टुनुक सा काम करके, तो आप वर्क कर रहे हो। वर्क इज डन ओनली व्हेन फोर्स कॉजेस डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पुशिंग अ बॉक्स एंड इट मूव्स फॉरवर्ड। वेरी सिंपल एग्जांपल, पेन है आप पे आगे जा रहा है, आगे मैं इसको हाथ से लेके आगे भेज रहा हूँ, आगे मैं तब लगा पूरा दिन लगा लिया, थक गया, मेरा हाथ टूट गया, लेकिन उसके बावजूद आई विल नॉट बी एबल टू अप्लाई द वर्क ओवर हियर बिकॉज जगह नहीं चेंज कर रहा है। ओके चलिए अब आगे आते हैं। फॉर्मूला क्या होता है वर्क का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है। पहले बात तो देखिए, ये सब भूल जाइए, डिस्प्लेसमेंट की चीज आप पहले जान लीजिए कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना आपने फोर्स लगाया, कितनी चीज आगे गई, हाउ मच फोर्स यू आर अप्लाइंग और हाउ मच डिस्टेंस द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कवरिंग, दैट इज नोन एज वर्क। ओके आपने गए और आपने फूक मार के आपने मान लो किसी पत्ती को 1 किलोमीटर दूर फेंक दिया, आपकी जो फूक है, वो जो हवा निकले वो फोर्स लगा रही, और जो पत्ती जितना दूर उड़ के गई, 1 किलोमीटर जो दूर उड़ के गई, वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो सबसे नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आई डोंट नो कि आप लोग किस लेवल, ऑल इस लेवल में थोड़ा बहुत कवर किया जाता है। जो वर्क होता है वो इस थीटा एंगल पे डिपेंड करता है। थीटा क्या हो, एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, क्या लूं मैं, क्या लूं। चलिए ये पेन ले लेता हूं, ठीक है। देखो पेन अभी सीधे रखा होगा, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा कैमरे में, कैमरा नोटिस करो, फोकस करो। ओके ये अगर दिख रहा है आगे, अगर मैं क्या करूँ ना, इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, मैं मान लो इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, इधर से खींच रहा हूं इसको, इधर से ऐसे, या फिर मैं ऐसे कुछ और एग्जांपल ले लूं, कुछ भी एग्जांपल मैंने इस पे ये ऐसा रखा, ठीक है। मैं इस तरह ऊपर खींच रहा हूं, इधर खींच रहा हूं, ऊपर की तरफ ऐसे खींच रहा हूं, ठीक है। तो मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूं उसके ऊपर, ठीक। अब देखो मैं लगा तो इस तरफ रहा हूं, लेकिन अगर ये जगह पर रुका हुआ है तो क्या ऊपर भागेगा? ये नहीं। अगर बहुत भारी तो क्या आगे भागेगा? जब हम किसी चीज को रस्सी से होल्ड करके खींचते हैं, अपना बड़ा सा बैग होता है उसको रस्सी से होल्ड करके खींचते हैं, तो देखो हाथ में उड़ जाता है। हाँ बहुत हल्का होगा तो हाथ में उड़ा सकते हो, पर अगर उसको ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, तो वो आगे बढ़ेगा, वो ऐसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। जैसे आपको इस बॉक्स में एग्जांपल दिख रहा है डायग्राम में, कि मान लो आप यहाँ खड़े हो एंड यू आर लाइक उसको खींच रहे हो, ऊपर की तरफ खींचो, तो वो आगे की तरफ भी बढ़ता है। तो उस पर जो नेट रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है तो ये नहीं लग रहा है ना, ये तो आप खींच रहे हो तो फोर्स लगेगा, लेकिन उस पर जो एक्टिंग फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लगेगा। और जब भी हमें क्या देखो फोर्स लग रहा है इस तरफ, और जब भी हमें उसको हॉरिजॉन्टल में करना होगा, अभी थीटा वीटा मत जाना, सिर्फ समझ लो थीटा मतलब होता है एंगल। काफी बच्चे एंगल को देख घबरा जाते हैं, दिस इज जस्ट अ नेम बच्चा। किसी भी चीज को आपका नाम कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ऐसे एंगल को फिजिक्स मैथ्स ज्यादातर अगर शो करने के लिए हम लोग अल्फा बीटा गामा थीटा इन सब का यूज करते हैं। तो ये क्या है, आप फोर्स तो इधर से लगा रहे हो, लेकिन उसका जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, जो सीधे उसको खींचेगा, वो हमारा हो जाएगा थीटा। ओके सो व्हेन फोर्स एक्ट एन एंगल, किसी एंगल पर डायरेक्ट सीधा नहीं लग रहा है, किसी ऊपर से खींच रहे, सीधे खींच रहे, तिरछा खींच रहे, तब हमारा फॉर्मूला बनता है एफ एस कॉस थीटा। बस इसको याद रखना है कि फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। उसकी डिटेल में नहीं जाना क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अभी आपके में नहीं है। याद रखना एफ एस कॉस थीटा, मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि खींच ऐसे रहो लेकिन लग उस पर ऐसे भी रहा है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए असाइनमेंट देख लीजिए, असाइनमेंट वर्क की होती है जूल। अब अगर आपको पता है, मैंने कहा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू एस, फोर्स की होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर, और वर्क की होती है 1 जूल। तो क्या कह सकता है, मैं इसको 1 मान लूं, इसको 1 मान लूं, सिंपल कह सकता हूं 1 जूल एक ऐसा वर्क होता है कि अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं, क्या लगाएं, 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो 1 मीटर अगर आगे मूव कर गया तो उसको हम बोलते हैं 1 जूल ऑफ वर्क। मेरे साथ जल्दी चलिए, अगर मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगाऊं और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर आगे बढ़ गया, तो मैंने क्या 1 जूल वर्क किया है। अगर मैं 100 किलोमीटर आगे बढ़ा दूं तो मैंने उसको 1 न्यूटन फोर्स में 100 किलोमीटर आगे बढ़ा तो मैं 100 जूल वर्क किया। So 1 joule is the work done when a force of 1 Newton produces a displacement of 1 meter in the direction of force. जहां घसीट रहे हो तो जूल इज इक्वल्स टू न्यूटन इंटू मीटर, 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 1 न्यूटन 1 मीटर, 1 न्यूटन 1 मीटर, 1 न्यूटन 1 मीटर, धक्का 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 करके याद कर लेना। टाइप्स ऑफ वर्क देख लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, सिंपल है भाई सिंपल। पॉजिटिव क्या भाई, जो तुम कर रहे हो, मैं किसी चीज को धक्का देके खींच रहा हूं, इधर से उधर खींच रहा हूं, ये बक्सा है मैंने इसको इधर खींच लिया, खींच जाएगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, तो क्या हो गया पॉजिटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या होता है, इसको खींच उधर रहा है, क्या हो रहा है, ये खींच उधर रहा है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो उल्टा हो रहा है, ठीक है। आप कोई बहुत ही भारी चीज है, आप उसको एस्केलेटर पर रख दिए, या फिर कोई आपसे बहुत ही स्ट्रांग बंदा है बंदी, उसको लेफ्ट में खींच रहे, लेकिन आप उसको राइट में खींचना चाहते हो, तो क्या होगा, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो आपका वर्क भी क्या हो जाएगा भाई, सिंपल एंड शॉर्ट एंड नेगेटिव ही हो जाएगा।
ठीक है। जीरो वर्क क्या होता है, व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट और व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। ये भी चीज याद रखना, परपेंडिकुलर मीन सिंपल सा होता है, जब आपका जो थीटा होता है, थीटा मतलब जब भी एंगल आपका 90 डिग्री लगे, कितना लगे 90 डिग्री एंगल लगे, तब हमारा ये वर्क करेगा। अदर देन दिस आपको उसमें बहुत डीप में नहीं जाना, बस समझ लो कि परपेंडिकुलर शायद एमसीक्यू वगैरह में आ सके, परपेंडिकुलर होगा जब कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब हमारा वर्क जीरो लगेगा। ओके चलिए, मेमोरी ट्रिक है, वर्क इज डन ओनली व्हेन फोर्स मेक्स एन ऑब्जेक्ट मूव इन इट्स ओन डायरेक्शन। नॉर्मल चीजें आपको याद रखनी है। एग्जांपल के आइडेंटिफाई टाइप ऑफ वर्क, पुशिंग अ कार, हम लोग जिस तरफ फोर्स लगा रहे हैं कार भी उसी तरफ फोर्स लगाए तो क्या हो गया पॉजिटिव वर्क, सिंपल चीज। अप्लाइंग ब्रेक्स टू स्टॉप अ बाइसिकल, अब ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो बाइसिकल स्टॉप हो रही, कौन सा होगा नेगेटिव वर्क। कैरिंग अ बैग हॉरिजॉन्टल, सर इसमें लेकिन इसमें तो काम कर रहे हैं हम लोग जगह से, ना 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 मैंने देखो ये बैग को मैं 90 डिग्री पे लेकर चल रहा हूं, 90 डिग्री पे मूव हो रहा है, इस वजह से इसको हम नहीं बोल सकते कि दैट इट इज डूइंग सम सॉर्ट ऑफ वर्क, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। सो बिकॉज ये 90 डिग्री पे लेके चल रहा है तो 90 डिग्री पे होने की वजह से इसका जो वर्क होगा वो जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो आखिरी में सीधे सिंपल सी फाइल लाइन फिर से बार बार, वर्क डिपेंड्स ऑन बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, विदाउट डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन फोर्स नो वर्क इज डन। ओके, तो एक क्विक रिवीजन हो गया कि वर्क कैसे होता है, कौन सी कंडीशन में, देखो सिंपल सा प्रैक्टिकल बताता हूँ। अगर समझ नहीं आ रहा तो यू कैन लर्न एज वेल, ऐसा लोग बोलते नहीं भाई समझना बहुत जरूरी भाई। काफी बच्चों का आईक्यू कम होता है, आप लोग जिनका आईक्यू कम है बुरा मानने की बात नहीं, इफ योर आईक्यू इज लेस, अगर आप कोई बात समझे तो भाई बार बार स्टडी करो, एक समय आएगा हो जाएगा समझ। मेरा लेक्चर में किसी और का लेक्चर देखो, बट देखो बुक रियल लाइफ एग्जांपल समझना इज इंपॉर्टेंट, आई विल नॉट लाइक डिनाई दैट, क्योंकि मैं मुझे समझ आया था तभी मैं आप लोग को पढ़ा पा रहा हूं, बट अगर समझ नहीं आ रहा तो लर्निंग इज आल्सो एज इक्वल्स टू द समझना। अगर लर्न करके भी ला पा रहे हो, क्योंकि देखो मार्क्स इज एवरीथिंग, अगर मार्क्स ले आ रहे हो अच्छे ना तो समझ के कुछ नहीं होना, लर्न भी कर लो तब भी आ जाए। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि बेटा सिर्फ समझो दिमाग में, ना ना ना, नथिंग लाइक वर्क्स लाइक दैट। ओके, तो सिंपल है, वर्क कैसे होता है क्या होता है मैंने बता दिया। चलिए भाई अगले टॉपिक मूव करते हैं। हाँ, अगले टॉपिक मूव करने से पहले हम पुराना उसका रिवीजन करेंगे। वर्क अपना होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और एफ एस कॉस थीटा, आपको याद रख लेना, सिंपल सी चीज है। एग्जांपल बेस्ड ऑन वर्क, पुशिंग अ बॉल, वर्क नहीं हो रहा है, आप ऊपर की तरफ चल रहे हो, आपका जो बैग है उस पर कोई वर्क नहीं, ऑल्दो आप डायरेक्शन दे रहे हो इस तरफ तब आप वर्क हो रहा है। फोर्स अप्लाइड इज यूज्ड टू बैलेंस द वेट डाउनवर्ड बट नो डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हेंस नो वर्क इज डन, है ना। फोर्स ऊपर लग रहा है लेकिन वर्क नीचे डाउन हो रहा है तो वो जीरो। लिफ्टिंग अप बुक नाइटली करो 90 डिग्री और 90 डिग्री की वजह से यहाँ वर्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, जिस तरफ फोर्स लगा है बुक दूसरी तरफ चली गई, ऑल्दो 90 नहीं 180 डिग्री हो जाएगा। पुलिंग अ सूट के, सूट के जैसे घूम रहे हो तो ये थीटा से आगे बढ़ रहा है तो यहाँ भी वर्क हो रहा है, ठीक है। और क्या क्या है, अब एनर्जी पढ़ते हैं भाई। भाई मैंने बताया एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क, क्या आपकी एबिलिटी है काम करने, कितनी देर आप काम कर सकते हो, दैट इज नोन एज एनर्जी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है, ऐसा यूनिट जूल होती है, वर्क के बराबर ही, तो मतलब उसका फॉर्मूला सेम रख सकते हो। समहाउ एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो सीधे से बताता हूँ। एनर्जी ना कभी भी ऐसा नहीं कि एक जैसे कोई मर गया है, आई एम नॉट टेकिंग अ वाइल्ड एग्जांपल बट ये समझाना पड़ेगा। अगर किसी की डेथ हो गई तो किसी भी डेड बॉडी, किसी भी इंसान के अंदर इमेंस एनर्जी होती है। आपके अंदर देखिए इतनी इमेंस एनर्जी, आप कितने सारे एक्टिविटीज कर सकते हो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, खेल कूद, एवरीथिंग यू कैन डू दैट। बट समबडी डाइज, उसकी जो एनर्जी होती है बॉडी की, इट गेट्स ट्रांसफर्ड टू द नियर बाय थिंग्स, जितनी भी नियर बाय थिंग्स, चाहे आग में जला रहा है, उसको पानी में गाड़ रहा है, एनीथिंग। सो जो एनर्जी होती है, हर एक फॉर्म की एनर्जी वो हमेशा एक स्टेज से, एक प्रोसेस से दूसरे में ट्रांसफर होती है, लेकिन कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, एग्जांपल से क्योंकि काफी बार लोग कहते हैं हमने घोस्ट देखा, क्या देखा हमने घोस्ट देखा, कोई अनयूजुअल काइंड ऑफ एक्टिविटी देखी, उन्होंने पता क्या देखा होता है, जब कोई, मैंने बताया जब किसी की डेथ होती है उसकी एनर्जी होती है ना, वो उसकी बॉडी को छोड़ के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में जाती है, तो जब वो जाती है तो दूसरा ऑब्जेक्ट, क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी होती है तो दूसरा ऑब्जेक्ट समहाउ कुछ अजीब सी हरकतें करता है, बिकॉज ऑफ दैट अजीब सी हरकतें, उसी को हम बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, उसी को घोस्ट का नाम दे दिया। अब ये जो सोच थी असल में थी हमारी आइंस्टाइन बाबा की, ये हमारी आइंस्टाइन बाबा की सोच थी कि जिसको, क्योंकि वो भी थोड़ा घोष में बिलीव करते थे, लेकिन घोष में बिलीव करते थे, कहते थे हमारी एनर्जी एज अ ह्यूमनली एनर्जी जो ट्रांसफर होती तो ही वो घोष का क्रिएशन भी करते, भूत चुड़ैल का क्रिएशन भी करती, ठीक है। तो एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकती, उससे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। Example of energy, gain energy to do work. Food gives us energy to work. Sun gives us light and heat energy. A moving car has kinetic energy. Deep में नहीं जाना, समझाऊंगा, मरना मत। अभी कोई भी स्टूडेंट परेशान नहीं हो, सिर्फ समझो। Stretched bow has a potential. Stretched bow जिसको खींचा मारा जाता है, हमारे का भी ट्रेलर भी आया था। बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी, वाटर स्टोर्ड एट हाइट हैज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एग्जाम ठीक है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क एंड वर्क इज पॉसिबल ओनली व्हेन एनर्जी इज अवेलेबल, ठीक है। ये बात याद रखना, एंड वर्क तभी होता है जब एनर्जी होगी। अगर भैया पूरा दिन खाना ही नहीं खाया तो पेन उठेगा, पढ़ा पाऊंगा, लिखा पाऊंगा, आप पढ़ पाओगे, आप बाहर खेल पाओगे नहीं, खेल कूद पाओगे, ठीक है। चलिए फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, न्यूक्लियर, सोलर। मैकेनिकल एनर्जी ऐसी एनर्जी जो मशीन के पास होती है या फिर किसी के पास भी हो सकती है, जो भी मूव कर रही है और उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी।
एनर्जी पॉजिटिव बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और पोजीशन, उसकी मोशन होने की वजह से, पोजीशन चेंज होने की वजह से जो एनर्जी उसको मिलती है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। एग्जांपल मूविंग कार, फॉलिंग स्टोन, स्ट्रेच्ड रबर बैंड है ना, स्ट्रेच्ड रबर बैंड एग्जांपल है, डायग्राम वगैरह आप देख सकते हो। कार कितना मैकेनिकल एनर्जी होती है। हीट एनर्जी का एनर्जी ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ बॉडी, ठीक है। अब रैंडम से लिखिए क्या, हीट एनर्जी में, हाँ, जब भी आप किसी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से उसके अंदर जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल, जब आपस में भागने लगते हैं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर हर तरफ भागने लगते हैं, और उसी भागने की वजह से उनमें एक सॉर्ट ऑफ एनर्जी, बहुत मुश्किल टर्म बोला, एनर्जी ट्रांसफर होती है। जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो वो हीट में बदल जाती है। क्या कौन कौन से, बॉइलिंग वाटर, सारे आइटम भाग रहे थे, बॉइल करते भागते रहते, देखना बुलबुले छूटते हैं। हॉट आयरन, सनलाइट, तो ये सब एक सॉर्ट ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लाइट एनर्जी, एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट, आपकी अगर जितनी भी लाइट आप देख रहे हो वो कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट करती है। इसीलिए अगर मैं आपके मुंह के पास ना कोई बल्ब वगैरह ला के रख दूं तो वो मस्त कहोगे सर लाइट ही तो, बट उस लाइट में भी तगड़ी एनर्जी होती है। अगर मैं बहुत देर आपके मुंह के पास रख दूं, आपका मुंह जलने लगेगा, आप कुछ, और आप थोड़े से अजीब से डिप्रेस टाइप होने लगोगे, बिकॉज वो जो एनर्जी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है। इसलिए रात में क्या करते हैं, रात में वी यूज टू ऑफ ऑल द लाइट्स, और सारी लाइट्स ऑफ करने के बाद नींद आती बहुत अच्छा, बिकॉज फिर हमारा दिमाग रेजोनेट करता है कि भाई अब अंधेरा हो गया, तो एनर्जी कम रिलीज करता है, रिलीज भी करता है, कम एनर्जी लेता है, और रिलीज ज्यादा करता है। एग्जाम्पल सन, बल्ब, कैंडल। साउंड एनर्जी बताना नहीं पड़ेगा, ऐसी एनर्जी जो हमको हियरिंग में हेल्प करती है, ये भी एक सॉर्ट ऑफ एनर्जी होती है। तभी आप चाहते हैं ना बूफर क्या धूम 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 कर रहा हो, तो कान लगा दो, कान वाइब्रेट कर दे, क्यों? क्योंकि उससे एनर्जी वाइब्रेशन रिलीज हो रही है जो आपको फील हो रही है। अगर वो एनर्जी नहीं होगा तो आपको फील ही नहीं होगा ना, फिर तो सुनाई नहीं देने वाला है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, तभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है आप जब आपके एक इलेक्ट्रॉन वगैरह एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं। अभी आप बैठे हो, मैं भी बैठ के पढ़ा रहा हूँ, हमारे अंदर आपको पता नहीं होगा हमारे अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही, हमें फील नहीं हो रहा, बिकॉज अभी सिर्फ हमारे अंदर चार्जेस हैं। जैसे हम किसी तार को छुएंगे, वो जो तार होगा वो हमारे चार्जेस को एक्टिवेट कर देगा, चार्ज होने लगेंगे, फ्लो, और एक बार अगर चार्ज फ्लो होने लग गए तो हमें बिजली का करंट बहुत ही तेज लगेगा। सो इलेक्ट्रिक फैन, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी चलते हैं। केमिकल एनर्जी, एनर्जी इन केमिकल कंपाउंड, तो केमिकल कंपाउंड में होती है फूड, बैटरी, एलपीजी, इन सब में जो एनर्जी होती है बोलते हैं केमिकल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी सिंपल, सिंपल एनर्जी जो हमारे एटम के अंदर स्टोर होती है। इसके अंदर स्टोर होती है भाई, एटम के अंदर स्टोर होती है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, सो ये न्यूक्लियर एनर्जी ऑल्सो एक टाइप ऑफ एनर्जी जो एटम में स्टोर होती है। अगर हम एटम के न्यूक्लियस को छेड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही बड़ा बॉम्ब बन सकता है, वो बॉम्बार्डमेंट होगी जिसकी वजह से बहुत सारे प्लेसेस कैन गेट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो क्या होता है न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होता है, सन से न्यूक्लियर, सन में न्यूक्लियर एनर्जी होती है, स्टार्स में न्यूक्लियर एनर्जी होती है, बिकॉज दे पॉसेस अ लॉट ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ देयर न्यूक्लियर पॉइंट्स। ओके, सोलर एनर्जी, एनर्जी ऑब्टेन बाय सन। इसके एग्जांपल क्या होते हैं, सोलर कुकर, सोलर पैनल, सोलर वाटर हीटर। धूप में से बाहर आ तो मस्त गर्मी ले लेंगे और सारी उस गर्मी को हीट एनर्जी में ट्रांसफर कर देते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनसीईआरटी पॉइंट समझ लेना, वर्क इज डन व्हेन फोर्स, मैंने बता दिया है। मैनी स्टूडेंट थिंक दैट व्हेनेवर वी अप्लाई फोर्स वर्क इज डन, नॉट ऑलवेज, वर्क इज डन ओनली व्हेन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, ये बता दिया है। मेमोरी टिक क्या होती है, VWESNG, वर्क एनर्जी सिंपल मशीन नेवर वेस्ट एनर्जी गिव्स पावर, ठीक है। कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं, सब ऐसे मैंने बनाने का मन था तो बना दिया क्योंकि मुझे मिला था, बट दिस इज नथिंग टू लर्न। ओके, सो या दिस वाज आवर पार्ट, नाउ जंप टू पार्ट 3 ऑफ वर्क एनर्जी सिंपल मशीन। आई होप समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं देखो क्विकली बढ़ना चाहता हूँ, सारी चीजें रिवाइज करना चाहता हूँ। अगर मैं भाई 2-3 घंटे के लेक्चर लेने लग जाऊंगा तो बच्चे बोर पागल हो जाएंगे, छोड़ देंगे लेक्चर। यू डोंट हैव टू लीव द लेक्चर, पूरा इसको पढ़ो, उसके बावजूद समझ नहीं आता तो मुझे तुरंत बताओ। ओके, मूव टू द नेक्स्ट, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे हर एक चीज के। सबसे पहले हमारा आता है भाई मैकेनिकल एनर्जी। सो भाई डीप में जाने की बात है, जब डीप में थोड़ा जाया जाए और देखते हैं कि कैसे कौन सी चीजें वर्क करती हैं और कैसे हम उसको फ्रूटफुली बना सकते हैं। सो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द मोशन ऑफ पोजीशन। मतलब कोई भी एनर्जी जब किसी के मोशन की वजह से इफेक्ट हो रही है, बन रही है, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। आप चल के जाओ, आपकी गाड़ी चल के जाए, बाइक, कार, स्कूटर, रिक्शा, साइकिल, कुछ भी, अगर उसमें मोशन की वजह से जो ऑब्जेक्ट एनर्जी पॉसेस हो रही है, दैट इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। फॉर्म क्या होते हैं, दो फॉर्म है भाई, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक मतलब कहीं भी काइनेटिक वर्ड आ जाता है, सिंपल समझना, जब भी किसी चीज में मोशन आए उसकी वजह से जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है जब भी किसी चीज के पोजीशन की वजह से उसके ऊपर एनर्जी पॉसेस हो जाए तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एग्जांपल, इस पेन को मैंने यहाँ हवा में पकड़ लिया, ठीक है, नीचे गिरा धम से, इस पोजीशन पर के पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। और इस पोटेंशियल एनर्जी होने की वजह से ये इतने धड़ाम से नीचे गिर रहा है। अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती तो बहुत ही सॉफ्टली आराम से नीचे गिरता, ठीक है। तो किसी की पोजीशन कितना ऊपर रखा है, कितना दूर रखा है, उसकी वजह से उसमें जितनी एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक, अब एग्जांपल देता हूं, द एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला होता है हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर।
मास मतलब अब ऐसे गाड़ी, इसका मास कितना कितने वेलोसिटी से आगे जा रही है, इसका अगर स्क्वायर करके मास से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। समझ गए ना? बहुत इजी भाई, इसमें कुछ ऐसा घुसड़ने वाला है ही नहीं, सिंपल सी समझ लो कि कोई चीज मूव कर रही है, जोर से मूव कर रही है, तो उसके अंदर कितना मास है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका प्रोडक्ट ही हमारा काइनेटिक एनर्जी देता है। मूवमेंट कितनी है वो मेन चीज है, मास ऑफ द बॉडी। और अब इसमें अगर आप बोले यूनिट निकाल तो यूनिट आई होप निकाल लोगे आप लोग, लेकिन कुछ अपने और अच्छे बच्चों के लिए यूनिट निकाल लेते हैं। हाफ मल्टीप्लाई मास केजी होती है और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, तो इसको हम क्या करते थे स्क्वायर, तो हमारी आखिरी में यूनिट आ जाएगी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन क्योंकि एनर्जी है तो डायरेक्टली आप जूल भी कह सकते हो। ओके, फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं भाई फिजिक्स में, हर एक चीज का फॉर्मूले से डायरेक्टली डिराइव। कई बार मैं फॉर्मूला याद कर ली ना, बाहर में फैक्टर के चूल्हे में घुस जाओ, उससे मतलब ही ना हो, डोंट नीड टू टेक टेंशन ऑन दैट। सीधा मास है और वेलोसिटी भाई, जो काइनेटिक एनर्जी को मास पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे, बात ही खत्म वीडियो। तो मास ऑफ द बॉडी और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी दोनों डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी। सिंपल हो जाता है। ये पेन है, ये मेरा हाथ है, ठीक है, मैंने निब खोल रखी है, निब दिख रही है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लाके घूमूंगा, ऐसे धीरे से नहीं लगेगा, काइनेटिक मोशन है, मैं ऐसे ना खच्चे से घूमूंगी यार, लगेगी जोर से, क्यों? क्योंकि मैंने वेलोसिटी बहुत जब भी रिकॉर्ड करता हूँ खांसी आती है, वेलोसिटी क्योंकि बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा, तो इसी वजह से दिक्कत स्टार्ट होगी। ठीक है भाई, तो या अब पोटेंशियल एनर्जी जान लेते हैं। एनर्जी possessed ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, मास इनटू जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड हाइट, कितने ऊपर चीज रखी हुई है। ऐसे लगता है, मान लो ये मैं सिर्फ 10 मीटर है, 10 मीटर सॉरी ज्यादा हो गया, मान लो 2 मीटर की दीवार है, ठीक है, ये बच्चा ऐसे कूदेगा, क्या इसको कुछ होगा? नहीं। अब मान लो 10 मीटर की दीवार पर खड़ा है, वहां से कूदेगा तो भाई थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि दिमाग का पैदल है, ये दिमाग का पैदल है, पैदल होने के अलावा इसकी क्योंकि हाइट बढ़ गई। और आप फॉर्मूले से देख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो मास पे डिपेंड होता ही, लेकिन हाइट पे भी डिपेंड होता है। तो अगर इस हाइट बढ़ी, इस चीज की हाइट बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, तो इस बच्चा अगर कूदेगा तो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी, और उस एनर्जी स्टोर होने की वजह से इन भाई साहब को चोट लगेगी। सिंपल का काम खत्म, ठीक है। सो एम होता है मास ऑफ बॉडी, जी इज एक्सेलरेशन, एच इज हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ऐसा यूनिट क्या होती है भाई? जूल, इसकी भी जूल होती है, आपको हर जगह जूल जूल मिलेगी। अब पावर जब आएगा तब यूनिट चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी आपको एनर्जी और वर्क के लिए सेम यूनिट देखने को मिलेगी। किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है भाई, अब मुझे बताना तो पड़ेगा ही। मास पे डिपेंड करता है, अपने तो होशियार बच्चे हो गए यार, जी पे डिपेंड करता है और एच पे डिपेंड करता है, ठीक है। जितनी ऊंचाई उतनी पोटेंशियल एनर्जी। आपको मैं बुर्ज खलीफा से धक्का दूं, अगर हवा फैक्टर्स ना हो तो आप ऐसा गिरोगे कि आपकी बॉडी पार्ट्स भी नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर मैं स्टेबल पर खड़े होकर स्टेबल से कूद जाऊं तो कुछ नहीं होने वाला है। ओके, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एज आई एक्सप्लेन यू द लास्ट ऑफ द लास्ट पेज, शायद कि एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होती है। इलेक्ट्रिक फैन में मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक एनर्जी बना रहे ना, पानी अगर गिरता है ना, छोड़ो मैं कहाँ डीप चल जाता हूँ, तुम लोग का दिमाग भी खराब हो जाए, मेरा भी। सो ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी करता है इलेक्ट्रिक फैन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें बदलता है भाई, मैकेनिकल एनर्जी में। जो चक्का घूमता है, चक्का चले ना, तो जिस तरीके से घूमता है, दैट इज नोन एज टर्म टू बी एज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड टू द मैकेनिकल एनर्जी. The second I have electrical. What is the electrical do? The electrical energy gets transferred to the light energy because whenever we used to lit up the bulb, वो डायरेक्टली नहीं जलता, it takes some time. हाँ, although वो बहुत ही तेज जल जाता है, हमें तो लगता है, लेकिन उसके पीछे प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्चुअली लाइट एनर्जी ट्रांसफर होती है विद इन सेकंड्स. कार में क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो फ्यूल डालते हो किसमें चेंज होती है, मैकेनिकल एनर्जी कार क्या करती है, मूव कर पाती है. हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी पानी में स्टोर होती है डैम के थ्रू ऐसे नीचे गिराई जाती है. यहाँ टरबाइन लगा होता है, ऐसे बताता हूँ टरबाइन कैसे दिखता है, ऐसे 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 दिखता है. तो ये जैसे पानी गिरता है तो गोल 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 घूमता है, उसको घूमने की वजह से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना देता है. देन क्या, सोलर पैनल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है. हाँ जी, इसके ऊपर गिरता है, ये सिलिकॉन के तारों से बनता है, बड़ा महंगा होता है भाई, खरीद नहीं पाओगे. नहीं, मैं भी नहीं खरीद पाऊंगा. तो क्या सिल्वर से सॉरी सिलिकॉन से बना होता है, काफी सिलिकॉन एल्यूमिनियम का एक डायोड होता है, उससे बना होता है. तो उसमें सोलर एनर्जी ऐसे गिरती है और उसकी वजह से बिजली बनती है, बहुत ही धीरे बनती है, बन जाती है. ठीक है, यहाँ पे आपका एनसीईआरटी टू शो द एनर्जी कैन बी ट्रांसफर, टेक अ कैंडल, बर्न इट, हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड वैक्स मेल्ट्स. हियर केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफर टू हीट एनर्जी. यस, क्योंकि केमिकल एनर्जी वैक्स की वो हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है और वैसे वैसे वो पिघलता भी रहता है. ठीक है, चलो भाई अभी पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन. देखो भाई, इस पूरे नेचर में सारी एनर्जी एक दूसरे को सॉर्ट ऑफ कट कर देते हैं. बैलेंस होना बहुत जरूरी. अगर बैलेंस नहीं होगा तो फिर एक सिचुएशन आएगी, उस बैलेंस के चक्कर में वहां कुछ इश्यूज आ सकते हैं. एक एनर्जी अगर ज्यादा बढ़ गई तो दूसरी एनर्जी कम. अगर आपको गेम खेलने की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो पढ़ाई करने की एनर्जी कम हो जाएगी. होना क्या चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. ऑल्दो फिर पेरेंट्स कहेंगे नहीं पढ़ाई की एनर्जी ज्यादा होना चाहिए ना, लेकिन अगर आपको बैलेंस रखना, बैलेंस ठीक है एनर्जी में, तभी सिस्टम अच्छे चलता है. अगर बैलेंस नहीं रखोगे पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा. दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी.
Energy can neither be created nor it can only be converted from one form to another or transformed from one object to another. और ट्रांसफर हो के रखती है, एनर्जी का बैलेंस बना रहे, और नेचर खुद ब खुद अपना बैलेंस बना के रखती है एनर्जी को ट्रांसफर करने के बाद। खत्म कर देगी तो सोचो क्या होगा, खत्म कर देगी तो अगर वो एनर्जी क्रिएटेड थी, वो उसके अंदर एबिलिटी थी वर्क करने, खत्म हो जाएगी तो डिसबैलेंस सॉर्ट ऑफ चीज क्रिएट हो जाएगी, और उसकी वजह से बहुत बड़े बड़े डिजास्टर हो सकते हैं। अभी आपका हम बोलते हैं कि सर्च करो क्या डिजास्टर हो पाएंगे अगर एनर्जी डिसबैलेंस हो गई। अर्थ पे अभी तक बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस जहाँ एनर्जी डिसबैलेंस हुई, उसकी वजह से नेचुरल हैजार्डस चीजें हुई हैं, लेकिन समहाउ नेचर अपने आप खुद कुछ प्रॉपर्टी करके बैलेंस कर ही लेता है। ठीक है, अब जंप करते हैं भाई पावर पे। पावर ये होता है, देखो ध्यान से डिफरेंस समझना। वर्क होता है कि आपने किसी फोर्स से फोर्स धक्का दिया और वो आगे पे मूव कर गया। एनर्जी होती है आप कितनी देर तक वर्क कर सकते हो। पावर होता है आपका वर्क टाइम के अकॉर्डिंग कितने रेट से हो रहा है। वर्क टाइम के अकॉर्डिंग, द वर्क पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग कितने हिसाब से हो रहा है, उसको बोलते हैं पावर। ठीक है, मतलब मैं इस पेन को धक्का दे रहा हूँ, 1 घंटे मैं धक्का दे रहा हूँ, ये मेरा वर्क हो गया। 1 घंटे तक धक्का दे रहा हूँ, ये मेरा एनर्जी होगी। 1 घंटे स्टार्ट करके हर घंटे में उसको धक्का दे रहा हूँ, हर घंटे किसी ना किसी से धक्का दे रहा हूँ, किसी न किसी फोर्स से धक्का दे रहा हूँ, तो उसको हम बोलेंगे हमारी पावर। ठीक है, तो पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन, कितने रेट से वर्क हो रहा है। सो इज इक्वल टू W अपॉन T, W इज आवर पावर और T इज आवर टाइम। यूनिट निकाली होगी, वर्क की होती है जूल, टाइम की होती है सेकंड, तो जूल पर सेकंड हमारी होती है यूनिट पावर की। ऐसा यूनिट क्या होती है, वाट। ठीक है, इसलिए आपके घर में जो बिजली होती है वो किलो वाट में आती है। वाट में क्या आती है कि आपने कितनी देर एनर्जी को कंज्यूम किया, वो आपके पावर में आता है। कितने यूनिट बिल होता है उस टाइम हमारी बात कितने यूनिट ऑफ बिल हुआ है। दिस इज द सेम थिंग व्हिच हैपेंस। ओके, 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं, इसको याद रखिएगा। उससे ज्यादा इसको याद रखिए कि 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। अब हॉर्स पावर नाम क्यों रखा, भाई हॉर्स में इमेंस एनर्जी होती है। आपने सुना होगा कि घोड़े कभी बैठते नहीं, ओके, क्योंकि इनमें एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है, इसीलिए उनका हॉर्स पावर को ही एक रेफरेंस लेके फिजिक्स में पावर का नाम दे देगी। एक हॉर्स पावर में 760 वाट, ये इसलिए नहीं होता कि 760 बॉक्स जाके नापा होगा घोड़े का, ना एज अ रेफरेंस की बात, उसमें इतनी एनर्जी होती है तो उसको पावर के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, अब ओके, ये क्या एफिशिएंसी है, मशीन डज इट जॉब। ठीक है, इसको अभी छोड़ दो, ये अभी तुम्हारे इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, इसको बाद में पढ़ाऊंगा, आखिरी में पढ़ाऊंगा क्या, तो बस ठीक है। वर्क मैकेनिकल, एक चीज ये जानते हैं, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को मिला के लिखी जाती है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो रेस्ट में है, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो मोशन में है, उन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगा। बस ये सिंपल चीज थी। ये हमारा थर्ड पेज भी कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं आगे वाले में। अब जानेंगे सिंपल मशीन्स की। सिंपल मशीन्स क्या होती हैं, कैसे वर्क करते हैं, और आपके अगल बगल हर जगह आपके कमरे तक में शायद सिंपल मशीन होगी, लेकिन आपने कभी नोटिस नहीं किया। तो चलिए जानते हैं सिंपल मशीन। सिंपल मशीन सिंपल चीज होती है। आपके अगल बगल आप जो भी कोई बड़ी सॉर्ट ऑफ मशीन देखते हो, बड़ी सॉर्ट ऑफ कोई मैकेनिकल मशीन या फिर कोई भी वर्क कर रही है, बुक बनाने की मशीन, कॉफी बनाने की मशीन, लैपटॉप बनाने की मशीन, वो समहाउ सिंपल मशीन्स की हेल्प से ही बनी होती है। मतलब उनमें जो फंक्शनैलिटी होती है एकदम बहुत ही छोटे लेवल पे, दैट इज बिकॉज ऑफ द सिंपल मशीन। सो क्या होता है, अ सिंपल मशीन डिवाइस दैट मेक्स वर्क इजियर बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। बड़ी बड़ी मशीन में जब भी हम लोग मैग्नीट्यूड चेंज करना चाहते हैं, डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, तो सिंपल मशीन की हेल्प से हम कर सकते हैं। ओके, 6 टाइप फटाक से पढ़ते हैं। व्हाट आर द 6 टाइप्स? पहला आता है लीवर, देन आता है पुली, व्हील एंड एक्सल, इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू एंड वेज। लीवर आपको देख कर पता चल रहा होगा किस चीज की बात कर रहा हूं। जब सीसॉ किया होगा ऐसे होगा, एक तरफ भारी वेट, यूं 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 यूं, दिस इज लीवर। अब देखो लीवर में जो बीच वाला हिस्सा होता है जो फिक्स रहता है, इसे हम बोलते हैं फल्क्रम। फल्क्रम इन द सेंस जहां से मेन पॉइंट होता है, एक पॉइंट इधर, एक आर्म इधर होगा, एक हाथ इधर होगा, और इसी फल्क्रम से दूसरा हाथ इधर, मतलब ये फल्क्रम है तो ये और ये, ठीक है, तो ये ऊपर नीचे होने लग जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं लीवर। एक तरफ होता है एफर्ट, एक तरफ होता है लोड। अगर हम किसी भी चीज को इस ऐसी मशीन पे, ऐसी सिंपल मशीन पे रख देंगे और दूसरी तरफ से अगर वजन लगाएंगे तो लोड को उठाना कंपैरेटिवली इजी होगा अगर हम उसको डायरेक्टली उठाना चाहें। ठीक है, फिर हमारा आता है पुली। आपको दिख रहा होगा पुली क्या होता है, एक फिक्स्ड रॉड होती है, इसके ऊपर एक व्हील होता है, और एक तरफ लोड टान देते हैं, एक तरफ एफर्ट लगाते हैं। एफर्ट मतलब सिंपल सा है कि जब हम खुद किसी चीज को खींचते हैं, अगर इसको खींच रहा हूं तो ये अगर ऊपर उठेगा तो कोई लोड नीचे लगता है, एफर्ट भी नीचे लग रहा है। लेकिन अगर मैं एफर्ट ज्यादा लगाऊंगा, इफ माय एफर्ट विल बी ग्रेटर देन लोड, तो ये पुली घूमेगा और ये कंपैरेटिवली उसको इजी तरीके से उठा लेगा। एग्जांपल, कुएं में आपने देखा होगा, गांव वगैरह अगर किसी ने देखा है तो। व्हील एक्सल क्या होता है, आपके कार का जो स्टीयरिंग व्हील होता है, मेन आपके स्टीयरिंग व्हील ऐसे होता है, उसमें पीछे की रॉड लगी होती है। जब आप स्टीयरिंग व्हील को घुमाते तो वो जो रॉड होती है वो पीछे घूमती है। अब स्टीयरिंग व्हील का काम क्यों है, हम लोग तो चाहे तो रॉड जो है उसको डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, ऐसे भी घुमा दे, बट जब किसी चीज पे गोल गोल लग जाता है थोड़ा सा बाहर की तरफ, तो उसको घुमाना कंपैरेटिवली इजी होता है। डायरेक्टली आप किसी रॉड को ऐसे बड़े घुमा रहे हो, उसकी जगह पे व्हील लगा दो, वो इजीली घूम जाएगा।
सिंपल मशीन का सिर्फ यही काम होता है, सारा काम विदाउट इन मशीन के भी कर लोगे, बट वो फिर काम बहुत ही डिफिकल्टी के साथ एग्जीक्यूट होगा। अगर आप सिंपल मशीन का यूज करोगे तो बहुत ही स्मूथली, बहुत ही ज्यादा प्यार से, बहुत ही कम वेट और लोड लगाने से भी काम हो जाएगा। देन फिर इंक्लाइन प्लेन मतलब देखिए आपको, या अपने हॉस्पिटल्स में, मॉल्स में और अलग अलग जगहों पे देखा होगा, जहां पर अगर आपको सीढ़ी के अलावा इस पे चलना होता है, फिर उतरना भी होता है, तो ये कंपैरेटिवली इजी होता है। स्क्रू, ये तो देखा ही होगा भाई, अगल बगल अगर दीवार पे अगर हम कोई नट लगाते हैं, तो नट क्या होता है कंपैरेटिवली स्क्रू के कंपैरिजन थोड़ा सा वीक होता है। स्क्रू क्या करता है, किसी भी दो चीजों को जोड़ना है, तो इसके ऊपर जो आप देख रहे हो ना, जो बियरिंग हो रखी है, जो ऊपर लेयरिंग हो रखी है, इसकी हेल्प से एक जगह रुका रहता है, अगर एक जगह घुस जाता है ऐसे रुक जाता है, और उस वजह से हैवी लोड उठाता है। वैसे क्या होता है, वेरी सिंपल सी दो चीज होती है, दो पॉइंटेड चीज को मिला दो, ऐसे कोई भी दो पॉइंटेड चीज को मिला दो, जैसे कुल्हाड़ी हो गई, एक्स हो गई ना, उन सबको जब मिला देते तो वो भी एक वेरी सिंपल टाइप ऑफ मशीन बनती है। तो आपको ये 6 सिंपल टाइप ऑफ मशीन ही पढ़ना है। चलिए थोड़ा थोड़ा डिटेल सबके में जाएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लेंगे, लेकिन तब भी एक सर्टेन लेवल ऑफ डिटेल जो क्लास 9th के हर एक बोर्ड के लिए नेसेसरी वो लेना पड़ेगा, जरूरी हो। ओके, लीवर क्या होता है? अ लीवर इज अ रिजिड बार दैट टर्न्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड द फल्क्रम। फल्क्रम है, इस पे एक बार लगा दिया, इधर से एफर्ट, इधर से लोड लगाएंगे। सिंपल सा अगर लोड और एफर्ट दोनों लग रहा है तो ये डिफाइन करेगा कि हम लोड कितना उठा सकते हैं, कितना कम उठा सकते हैं। फल्क्रम फिक्स्ड पॉइंट, लोड द वेट टू बी लिफ्टेड, कितना लोड उठाना है, एफर्ट द फोर्स अप्लाइड। ओके, जो हम फोर्स लगाएंगे या फिर कोई और चीज फोर्स लगाएंगे उसका। टाइप्स ऑफ लीवर क्या होता है? देखो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ लीवर होते हैं। डिफरेंस ये होता है फल्क्रम और लोड की पोजीशन कैसे चेंज होती है। पहले आता है फर्स्ट क्लास लीवर। फल्क्रम इज बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट। देखो यहां बीच में फल्क्रम है, यहां आप लोड लगाओ, यहां एफर्ट लगाओ। एग्जांपल सीसॉ, सिजर्स, क्रोबार, प्लायर्स। अगर नहीं सुन रखा कोई बात नहीं, सिंपल सा बस समझ लेना, एक पॉइंट बीच में फिक्स रहेगा, एक पॉइंट बीच में फिक्स रहेगा, और दो पॉइंट उसके, उसमें दो कोई सटे सटे चीजें, चाहे वो देखो सीजर से, सीजर में क्या होता है, एक पॉइंट फिक्स होता है, बाकी ऐसे 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 कैंच चलती रहती है। तो वो भी एक टाइप ऑफ लीवर होता है जिसमें बीच में फल्क्रम होता है, उसके अगल बगल दोनों हमारा ये आर्म और ये आर्म निकलता है। इसको हम बोलते हैं लोड आर्म, इसको हम बोलते हैं एफर्ट आर्म। ठीक है। सेकंड क्लास लीवर क्या होता है, दिख ही रहा होगा। सेकंड क्लास लीवर इज आल्सो सिंपल, जब फल्क्रम हमारे एंड में आ जाता है, ठीक है, और एफर्ट हम कोने में लगाते हैं और लोड बीच में लगता है। बेस्ट एग्जांपल इसका आप इसको देख लो, बॉटल ओपनर। बॉटल ओपनर से खोलते हैं तो हमारा जो फल्क्रम होता है वो लास्ट में होता है, एफर्ट हम लोग लास्ट में लगा रहे हैं तो लोड समहाउ बीच में आता है। ठीक है, तो बस अगर देखो मैं फॉर एग्जांपल सब बच्चों को यही कहता हूं, इफ यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, जस्ट ट्राई टू लर्न इट एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू विल माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, अभी तो नॉर्मल से, फिर समझो फल्क्रम एंड में, लोड बीच में, एफर्ट आखिरी में। थर्ड क्लास लीवर क्या होता है, फल्क्रम यहां पर, एफर्ट बीच में और लोड आखिरी में। ठीक है, फिशिंग रॉड, फिशिंग रॉड एग्जांपल देखो, फिशिंग रॉड क्या होता है, फिशिंग रॉड ऐसे पकड़ रहा हूं, ऐसे ऐसे पकड़ रहा हूं, ठीक है। अब फिशिंग रॉड यहां पे घुमाया जाता है, अगर कहीं भी डोरेमोन वगैरह किसी में देखा होगा, फिशिंग रॉड छोड़ो, ब्रूम या ब्रूम में फिशिंग रॉड समझ लो। सो ऐसे मैं पकड़ लिया, इसको ऐसे से घुमा, ऐसे 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 घुमा, तो ये जो हिस्सा देखिए, ये नीचे जाता है, ये नीचे जाता है। अब ये जो हिस्सा है यहां लगता है लोड लगता है कि मछली यहीं से आती है, और आप फल्क्रम कहां होता है, जो बीच में पॉइंट फिक्स होता है, गोल में घूमता है, आप इसके ऊपर एफर्ट डाल के पूरा बीच में पूरा एफर्ट लगा, तो घूम जा, और वो जो फल्क्रम होता है फिक्स्ड होता है। एक बात याद रखना, हमारा जो फल्क्रम होता है वो फिक्स्ड रहता है, वो मूव नहीं करता, एक जगह फिक्स रहता है। वो हम ऐसे एफर्ट लगा रहे हैं जोर से, और वो लोड ऐसे 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 करके लोड से मछली उठ जाती है। ठीक है, तो थर्ड दो तीनों क्लास लीवर आपको आ गए होंगे। फल्क्रम की लोकेशन तीनों में चेंज होती रहती है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन देख लीजिए। In first class liver, direction of force can be changed. In second class liver, force is less than the load. इस वाले में हमारा जो फोर्स होता है, जो हमारा फोर्स ये होता है, वो लोड से कम होता है। ठीक है। In third class liver, speed is more, but force is speed is more, but force is also speed और force दोनों ही ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए पुली में आ जाते हैं। पुली थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेरिजन टू अदर सिंपल मशीन। पहला आता है फिक्स्ड पुली, अगला आता है मूवेबल पुली, और अगला आता है ब्लॉक। अच्छा यहां पे आप ये देख लो मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का तो ये देख लेना ध्यान से। एमए मतलब होता है एफर्ट डिवाइडेड बाय लोड। ओके, मैकेनिकल एडवांटेज सिंपल मींस होता है कि कितना ज्यादा एफर्ट आप लगा दो। एफर्ट मतलब क्या होता है, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम किसी चीज को उठाने में कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, अगर हमारा जो एफर्ट है वो लोड से ज्यादा है तो भाई क्या फायदा, ऐसी सिंपल मशीन उठाने क्या फायदा, ये बताओ, कोई फायदा है? नो, देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट एंड नथिंग लाइक गुड इन दैट। अगर मुझे इस नोटबुक को उठाना है, मैं हाथ से इजीली उठा पा रहा हूं, तो मैं सिंपल मशीन लगा क्या करूंगा? सो मैकेनिकल एडवांटेज यही कॉन्सेप्ट होता है कि आपका जो एफर्ट है और जो लोड है, इनका जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। आप
आपका मशीन तभी तक इफेक्टिव, तभी तक अच्छा है जब तक उसका जो एफर्ट है वो लोड से कम लग रहा है। मान लो आपको 20 किलो की कोई चीज बोरी उठानी है और आप मशीन का यूज करके उसको इजीली उठा पा रहे हैं, इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज अच्छा है। इसका मतलब यह है कि आप भारी चीज उठा सकते हो। लेकिन मान लो 20 किलो की चीज उठानी, आपका एफर्ट उसको 40 किलो का लग रहा है, उठाना है, खींच दबा के खींच, क्या फायदा? What is the use of simple machine over there? Then you can simply like pull it that up ना, मैं कैसे उठा के रख लूंगा। ठीक है, तो ये चीज मैकेनिकल एडवांटेज एम ए समझ लेना। फिक्स पुली क्या होता है? पुली फिक्स रहती है, इट चेंजेस ओनली द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। नॉर्मल है, इसमें देखिए यहाँ पे एफर्ट लगता है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, लोड नीचे की तरफ लगता है, लेकिन इसको हम जोर से खींचते हैं, ये आपने कुएं में जो देख रखा होगा, तो इसमें जितना वजन होता है, ऑल्दो इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? 1 होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, फ्लैग होस्टिंग वगैरह भी होता है। जो ये जैसे कुएं में वाला यूज नहीं होता परफेक्टली, कुएं में जो यूज होता है मूवेबल पुली होता है। ठीक है, थोड़ा सा उसको और इजी करने के लिए डायरेक्टली इसको लगाते हैं, तो इसको हम फ्लैग होस्टिंग लगाते हैं। फ्लैग होस्टिंग की एफर्ट थोड़ा बहुत अगर ज्यादा चल जाए कोई दिक्कत नहीं। कुएं वाला जो होता है, द पुली मूव्स विद द लोड। पुली क्या होता है? लोड के साथ मूव करता है। इट रिड्यूसेस द एफर्ट रिक्वायर्ड। क्या रिड्यूस करता है? मैंने वही बोला, आपका एफर्ट रिड्यूस होना चाहिए, देन ओनली द बेनिफिट ऑफ द सिंपल मशीन विल कम इनटू प्ले। और इसका मैकेनिकल एडवांटेज 2 होता है। एक चीज याद रखना, जितना ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही ज्यादा आपका एफर्ट कम लगेगा। आपका एफर्ट हमेशा कम लगना ही चाहिए। अब देखो क्या, इसमें जब खींचते हैं तो ये भी गोल 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 घूमती है, यहाँ बाल्टी टच होती है, और जब वो गोल गोल घूमती है तो हमारा एफर्ट होता है वो कम लगता है। ब्लॉक एंड टैकल, देखो इसमें क्या होता है? 2 से 3 लगे होते हैं, एक होता है फिक्स, एक होता है मूवेबल। कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मूवेबल पुलिस, इट मल्टीप्लाइज द फोर्स। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स नंबर ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रैंड्स, कितने स्ट्रैंड्स सपोर्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल एडवांटेज उसके इक्वल होगा। इसमें एग्जांपल होता है क्रेन, वेल पुलिस सिस्टम। अब देखो, आपने शायद देखा नहीं होगा, लेकिन कभी कैसे हॉलीवुड मूवी देखा होगा। एक बार क्या होता है, कोई वेट, अगर बड़ा सा वेट उठाना है, ठीक है, मान लीजिए ऐसे बड़ा सा वेट उठाना है, तो इसको पहले ऐसे एक पुली में लाएंगे, फिर इसको ऐसे दूसरी पुली से खींचेंगे, फिर इसको ऐसे पुली से खींचेंगे, फिर ऐसे करते 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 उसको शिफ्ट करते उधर ले जाते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज इस लोड का वेट बहुत ही ज्यादा होता है, तो विद द हेल्प ऑफ मूविंग एंड विद द हेल्प ऑफ इमूवेबल पुलिस उसका वेट को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ताकि वो इजीली और क्विकली शिफ्ट हो सके अपनी पोजीशन। तो बहुत ही ज्यादा हैवी वेट, जब बड़े बड़े ब्रिक्स एंड ऑल उठाने होते हैं तो क्रेन के अंदर इनबिल्ट होता है। ओके, रियल लाइफ एग्जांपल ये अरे बगल बनाओ मत खा, देखिए पुली इज यूज्ड इन क्रेन टू लिफ्ट हैवी लोड्स इन कंस्ट्रक्शन साइट, हेल्प्स इन लिफ्टिंग सीमेंट बैग्स, स्टील रॉड्स, जो बहुत ही ज्यादा टन के होते हैं। तो नॉर्मल होता है ऐसे, यहाँ पे पुली होता है, घूमता है घूमता है, एक पुली यहाँ भी अटैच होता है तो यहाँ भी घूमता है, जब ये घूमता है तो इस वाले घुमाता है, इसकी हेल्प से ये जो होता है लोड ऊपर की तरफ उठ पाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल आप देख सकते हैं। ओके भाई, चलिए ये बता दिया। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी थी, इसको सही कर देता हूँ भाई। दिस इज लोड अपॉन एफर्ट होता है, क्या कर रहा हूं मैं, वेरी सॉरी बच्चों, इट इज लोड अपॉन एफर्ट। ठीक है, सो लोड अपॉन एफर्ट इन द सेंस व्हाट, लोड अपॉन एफर्ट, अगर ये ज्यादा होता है फोर्स इज लेस, इक्वल होता है फोर्स इज सेम। अगर ये 1 से छोटा होता है तो आपका जो फोर्स होगा वो ज्यादा लगाना पड़ेगा, सो द मोर मैकेनिकल एडवांटेज योर फोर्स विल बी लेस। फिर हमारा आता है वेलोसिटी रेशियो, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय लोड। इसमें इतनी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं, बस याद रखना कितना एफर्ट की वजह से कितना डिस्टेंस मूव किया है और लोड की वजह से कितना डिस्टेंस मूव हुआ है, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपने क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एग्जाम में आ सकता है, भैया किसी मशीन की हम एफिशिएंसी कैसे पता करें। ध्यान से देखिए, मान लो किसी का मैकेनिकल एडवांटेज कुछ आया, कोई वैल्यू आई, और उसका वेलोसिटी रेशियो भी कुछ आया। वेलोसिटी रेशियो मतलब जितना वो मूव कर पा रहा है एफर्ट की वजह से और लोड की वजह से, उसमें कुछ आया, उसको अगर मैं डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कुछ एफिशिएंसी आएगी, और एफिशिएंसी हमेशा 0 और 100 के बीच में लाया करती है। जितनी ज्यादा एफिशिएंसी उतना ही ज्यादा मशीन इज परफॉर्मिंग वेल। क्या मतलब हुआ कि एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैकेनिकल एडवांटेज। ये चीज मैंने आपको पहले बता दी, जितना अच्छा मैकेनिकल एडवांटेज होगा, जितना ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज होगा, दैट मींस योर एफर्ट्स टू डूइंग ऑल द सॉर्ट ऑफ वर्क विद द हेल्प ऑफ दैट सिंपल मशीन इज प्रीटी मच इजियर व्हाइल कंपेयरिंग इट विद सम अदर मशीन हुज मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस। और वीआर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो एफिशिएंसी, नो मशीन इज 100 है। पहली बात तो जान लो, कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होती। व्हाई? देखो, जब भी कोई मशीन वर्क करती है ना, तो ऐसा नहीं कि आप जब किसी, आप अगर कुएं से ऐसे खींच रहे हो या फिर आप सीसॉ पे बैठे हो, तो आप जो दम लगा रहे हो, आप जो एफर्ट लगा रहे हो, सिर्फ वही वर्क कर ना ना ना। क्या होता है, वो मशीन कुछ जो एफर्ट होती है, कुछ जो लोड होती है, वो अपने मूवमेंट में, अपने फंक्शनिंग में लॉस कर देती है। लॉस ड्यू टू हीट हो सकता है, लॉस क्योंकि उसकी मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से क्रैकल कर रही है, टाइम ज्यादा ले रही है। तो कंप्लीट एफिशिएंसी किसी भी मशीन में लाना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक चीज और इसमें प्ले करता है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। क्या करते हैं भाई, उसको फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन हो गया, एयर रेजिस्टेंस हो गया, ये अलग अलग चीजें होती है। जब भी कोई मशीन वर्क करती है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो उसके ऊपर लगने ही वाले हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर लगने वाले हैं तो नॉर्मल से भाई एक चीज है कि दैट विल नॉट मेक द एफिशिएंसी 100%। अगर आपको 1000 किलो की कोई चीज उठानी, एक मतलब 1 टन की कोई चीज उठानी, इसका मतलब ये नहीं कि आप मशीन लाओगे वो 1000 टन वाली उठाने वाली हो, वो शायद सिर्फ 900 टन ही उठा पाती हो। तो यू नीड टू ब्रिंग अ मोर पावरफुल मशीन जो शायद 1100 या फिर लाइक 1200 टन उठा पाए, तब वो 1000 टन को उठा पाए, बिकॉज उसके मूवमेंट में वो कुछ फ्रिक्शन की वजह से, कोई एयर रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ना कुछ लॉस जरूर करेगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाक से, जल्दी जल्दी बढ़े भाई, इतना तो वो नहीं है। ओके, सो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अपने आपको साइड कर लेता हूं क्या, ठीक है, जो चीज पढ़ा रहे थे उसको जल्दी से खत्म करेंगे, जो चीज डिफिकल्ट है उसको हम देखते रहेंगे। ओके, मैं अपने आप को साइड करूं, चलो भाई साइड। ओके, सो डेरिवेशन ऑफ वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। अच्छा, अब आई एंड सम लाइक फ्रीवेल की आपको इतना डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं, फिर भी पढ़ दे, क्योंकि आपके में कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन थीटा अभी तक आप लोगों कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, बट अगर पढ़ रखा वेल एंड गुड, थोड़ा सा उसका ब्रीफ दे दो समझना। देखो, मान लो ये ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, मान लो ट्रॉली बैग है, आप उसको खींच रहे हो यहां से, ठीक है, तो ये फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है, बट अब हमें निकालना क्या है, ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ये दो कॉजेज ऑफ फोर्स डिफाइन कर रहा है। कितने कॉजेज ऑफ फोर्स, दो कॉजेज ऑफ फोर्स, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड वन इज वर्टिकल। दो कॉजेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स की वजह से हो रहे हैं। तो इसके जो दो कंपोनेंट होंगे, देखो एफ लग रहा है इधर, एक कंपोनेंट लगेगा हॉरिजॉन्टल, एक कंपोनेंट लगेगा वर्टिकल, इट विल बी, देखो जब भी इसके साथ लगता है तो उसको हम बोलेंगे कॉस थीटा। क्या बोलेंगे, कॉस थीटा। बेस कंसीडर होता है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे एक कंपोनेंट आगे कॉस कॉस, और जब भी ऐसे यूज होगा तो उसको हम बोलेंगे साइन। ठीक है, अब वैल्यू कैसे कैलकुलेट, ध्यान रखो, ये फोर्स ऐसे लग रहा था, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐसे, तो ये एफ कॉस थीटा लग जाएगा, वर्टिकल फोर्स लगेगा एफ साइन थीटा। सो जब हम एफ को दो कंपोनेंट्स को, थोड़ा जूम कर लो मैं, जब मैं एफ को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करूंगा तो हमारा एफ एक्स हॉरिजॉन्टल एफ cos थीटा होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और जो एफ वाई होगा दैट विल एफ sin थीटा परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। मैं क्या बोला, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, जल्दी बोलो, जल्दी फटाक से, इस डायरेक्शन परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये दो कॉजेज होते हैं, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी नहीं पढ़, बस याद, मुझे एक्स एक्सिस जाना है तो मुझे लेना पड़ेगा cos थीटा, वाई एक्सिस जाना है तो मुझे sin थीटा लेना पड़ेगा। ओके, सो y एक्सिस जाना है sin थीटा लूंगा, x एक्सिस जाना है तो cos थीटा लूंगा, और जो वर्क डन होगा वो नॉर्मली फिर कंसीडर होगा f cos थीटा, क्योंकि फोर्स में हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल अभी ले नहीं, वर्टिकल हमारा ज्यादातर जीरो माना जाता है। ओनली द कॉम्पोनेंट फोर्स डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डज वर्क, जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ वर्क कर रहा है। अब मैंने पिछले स्लाइड बताया था कि वर्क तभी कंसीडर होता है जब फोर्स जिधर लग रहा है उसके साथ उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, अगर उसका डिस्प्लेसमेंट इधर कंसीडर किया जा रहा है, ऊपर की तरफ कंसीडर नहीं हो रहा, तो इस वाले को हम निगेट कर देंगे और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले को ले लेंगे। तो हमारा वर्क होगा एफ कॉस थीटा, ठीक है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला ले रहे हैं, इनटू डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, यूनिट क्या होगी वर्क की, यूनिट सिंपल होगी, एफ की होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, कॉस थीटा की कोई वैल्यू नहीं, दिस इज जस्ट अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर, बिल्कुल कुछ नहीं याद रखना, हॉरिजॉन्टल कॉस ऊपर साइन। ठीक है, चलिए आगे जंप करते हैं। अब हम आएंगे डेरिवेशन ऑफ पावर। पहले बात तो पावर से तो बता दो, जल्दी से साथ बोलो, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब पर एक समय के हिसाब से कितना वर्क कर पा रहे हो वो आपकी पावर कहलाता है। एनर्जी क्या कहलाता है, एबिलिटी। एनर्जी क्या था भाई, एबिलिटी टू डू वर्क। आपकी एबिलिटी क्या वर्क करने की, दैट इज योर एनर्जी, बट आप कुछ समय में कितना वर्क कर पा रहे हो, दैट इज योर पावर। ओके, चलिए मूविंग फर्दर, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, मोर पावर मोर स्पीड ऑफ डूइंग वर्क, सेम चीज। अब देखो, स्पीड अलग चीज है, एबिलिटी अलग चीज। आप कितना वर्क कर पा रहे हो, स्पीड उस पर डिपेंड करेगी, पावर पे डिपेंड करेगी स्पीड, लेकिन आप कितनी देर तक लगे हुए उसमें, दैट इज योर एनर्जी। तब तक एनर्जी जीरो नहीं होगी, योर वर्क विल बी डन। और जब तक एनर्जी आपकी जीरो नहीं हो जाती तब तक आप कितना वर्क कितने समय में कर पा रहे हो, दैट विल बी योर पावर। ओके बच्चों, आई होप समझ आ गया आपको। ठीक है, सो पावर का फॉर्मूला होता है W अपॉन टी। W अपना वर्क होता है तो हम लिखेंगे जूल, और टी अपना होता है सेकंड, तो जूल पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। लेकिन पावर की जो बेसिक ऐसा यूनिट मान जाती है वो क्या होता है, 1 वॉट कही जाती है। वॉट में किसमें डिनोट करते हैं, W में। आपके घर में जो बिजली आती है, चलो उसको बाद में बताऊंगा, लेकिन पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी आ गया। ठीक है, ओके, नाउ इस पे आप लोग ना वर्क एनर्जी थ्योरम में ये जो आया अपना वीडियो जो अपना आया है हमें परेशान करने के लिए, ठीक है, इस पे आप जितने स्टार्स मार सकते हो, जितने मार सकते हो उतने मारने। इतने भी नहीं मारने थे, पीछे ही आ गए। ओके, जितने स्टार, इसे हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है,
आपने किसी बॉडी पे कितना वर्क किया, ठीक है, वर्क करने के दौरान उसके काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आए, ध्यान से सुना, ये नोटबुक है, मैंने इसको धक्का दिया ऐसे 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 ऐसे, ऐसे धक्का दिया, तो मेरे वर्क करने की वजह से इसके काइनेटिक एनर्जी पता है आप लोगों को, मैं बता रहा था, मतलब उसके मूव करने से जो एनर्जी आ रही है, दैट विल बी टर्म्ड एज वर्क एनर्जी थ्योरी। सिंपल एग्जांपल, मेरा हाथ जोर से आई एम स्लैपिंग माई सेल्फ, मैं वर्क कर रहा हूँ, वर्क करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, मेरा जो गाल मूव कर रहा है, मेरा हाथ भी मूव कर रहा है। सो दिस चेंज इन ऑल द पोटेंशियल एनर्जी भी है, लेकिन अगर समझा जाए कि जब दोनों मूव कर रहे हैं, गाल मूव कर रही है, ये मूव कर रही है, ये भी मूव कर रहा है, दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरी। ओके, क्या होता है वर्क एनर्जी? वर्क डन ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पे वर्क होना, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, पहले वो कैसे चल रहा था और बाद में वो कैसे चल रहा है, मतलब कितने स्पीड से, कितनी एनर्जी से, उसी को बोलते हैं चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? ठीक है, और देखिए ये लिखा है डेल्टा के, इसका मतलब होता है ये चेंज। हर एक चीज पढ़ाऊंगा, इसलिए ऐसे शॉर्ट ब्यूटीफुल नोट्स लाके आप इसको आराम से डाउनलोड करो, इसी से रिवाइज। अपने नोट्स कुछ मत बनाओ भाई, वेदर लाइक रिवाइजिंग योर नोट्स, कुछ नहीं, इन नोट्स को निकालो, चाहे प्रिंट आउट निकालो, चाहे सेव करो, इसी को 10 बार रिवाइज कर लो भाई। अपने नोट्स बना के अचार डालोगे, उसका बुक मिल रखी, बुक में वही चीज लिखिए, रेफरेंस बुक लिए होगे, उसमें भी सेम चीज लिखिए। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, वही चीज मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब तुम इसको अपनी नोटबुक में लिखोगे, फिर तुम भी उसी को एक्सप्लेन। अरे भाई सिंपल से सुंदर सुंदर नोट्स बन गए हैं, आराम से निकालो, प्रिंट आउट मारो, धक्का सामने चिपकाओ, रिवाइज करो, जितनी घंटे आप नोट्स बनाओगे उससे अच्छा रिवाइज। अभी nobody have do not no one should make notes in my class, सिर्फ पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई एक बार पूरी हो जाएगी, आराम समझ लेना, बाद में नोट्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करो, मस्त चलाओ। ओके चलो आते हैं फटाक से। सो मैंने बता दिया आपको, इसको पहले अपने आप को फिर से साइड करो, भाई तू साइड हो जा, बच्चों को परेशान मत कर। ओके, so let a body of mass m moves with the initial velocity u and final velocity क्या है v है, under the action of a force f। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है एंड द फाइनल वेलोसिटी इज v, अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स f, मतलब फोर्स लग रहा है, पहले उसकी वेलोसिटी पहले u थी, v u v, मतलब ऐसे धक्का दिया, इस पेन को ऐसे धक्का दिया, कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी जो 0 ही है, बाद धक्का दिया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी किसी चीज में चेंज हो गई होगी। ठीक है, सो उन ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग क्या करेंगे, आपको पता होगा इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहां से हम a का फॉर्मूला क्या डिराइव करेंगे, u को उठा के इधर भेज दो तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2s को डिवाइड कर दो, सो 2s से डिवाइड हो जाएगा, सो a इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। ये पहली इक्वेशन, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ रखा है भाई, हमने पढ़ रखा है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये पढ़ रखा है, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, m इनटू a, सभी ने पढ़ रखा होगा भाई, झूठ नहीं बोलने का। इस फॉर्मूले को उठा के मैं इसमें रख दूंगा, क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब ये जो एक ही वैल्यू है उसको उठा के यहां रख दो, जो हमने इस इक्वेशन से निकाली थी। सो क्या इक्वेशन होगी, m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s इनटू s। ठीक है, 2s हो गया। अब मुझे पता चल रहा है आपको क्या दिख रहा होगा, ये s से ये s कैंसिल। ठीक है, इस 1/2 को मैं आगे लाके ऐसे लिख लिया, 1/2 m तो बाहर ही था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, इनिशियल हमारी क्या होती है, वेलोसिटी u, फाइनल क्या होती है भाई, v। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ki हमारी क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला सबको याद है, हाफ mv स्क्वायर, सब बोलते हैं mv स्क्वायर तब बोलते हैं जब फाइनल वेलोसिटी हो जाती है, स्टार्टिंग में उसको इनिशियल वेलोसिटी माना जाता है, लेकिन ज्यादातर u जो होता है हमारा जीरो कंसीडर हो जाता है, इसलिए स्टार्टिंग वेलोसिटी सॉरी स्टार्टिंग काइनेटिक एनर्जी को हम लोग जीरो मान लेते हैं। kf क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। अब एज पर माय ऊपर का एक्सप्लेनेशन, हमारा जो वर्क डन होता है किसी बॉडी पे, दैट इज चेंज इन इट्स एनर्जी, ओके, काइनेटिक एनर्जी। सो अब मैंने क्या निकाला, kf और ki निकाल दिया, W is equals to KF ki निकाल दिया आराम से, गुड। हाफ mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इस फॉर्मूले से उठा के यहाँ रखा, कहाँ गया भैया फॉर्मूला, कलर बदलो, पहले कलर बदलो, हाँ थोड़ा सुंदर सा कलर लगाएं। ओके, जिस फॉर्मूले से उठा के कहाँ रखा, इसको यहाँ रख दिया, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू KF माइनस KF, और यही हमारा बताता है K इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला जब मैं u को 0 मान लूंगा तो हमारा वर्क हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। समझ गए सभी लोग भाई कैसे k का फॉर्मूला डिराइव होता है, अगर मैं u को 0 मानूंगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली हाफ mv स्क्वायर फॉर स्पीड v। अगर u भी यहां कंसीडर होगा विदाउट कंसीडरिंग इट 0, तो आप इस फॉर्मूले को ये लिख सकते हो, दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब बाद वाली काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर हो रही है। सिंपल सी बात है। ओके चलिए, बाकी भाई ये तो आई गेस बच्चे को पता, तब भी बता दूं कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ये होता है, तो ये मास पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मास, आपका मास 100 किलो है, मैं आपको दूर खींच के मारूंगा तो आपकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा, सामने वाला शायद मर भी जाए आपके वेट से, इसको बहुत जोरों से चोट लगे।
और वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपने अपनी स्पीड डबल कर ली तो आपकी वेलोसिटी कितना हो जाएगी, 4 टाइम्स। आपकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम बढ़ जाएगी, 4 टाइम, बिकॉज वो 2 का स्क्वायर डबल करी ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो वेलोसिटी है दैट विल गिव 4 टाइम्स। आपने अगर सिर्फ 3 टाइम्स अपनी वेलोसिटी बढ़ा ली, आपकी काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब भाई जब भी आप तेज भागो, जब भी मुझे थप्पड़ मार रहा हूं, मेरी वेलोसिटी, हाथ की वेलोसिटी 1 है, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी, अब अगर मैंने स्पीड 2 टाइम्स कर ली तो मेरे जो फेस पे काइनेटिक एनर्जी लग रही है वो 4 गुना, 4 गुना हो जाएगी। समझ गए? आई होप सभी को समझ आ रहा, नहीं समझ आया जस्ट कमेंट में कर दो, वापस इस टॉपिक को शॉर्ट्स में समझा दूंगा। ओके, सो या सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको रट्टा मारो, इसको समझो, इसको बार बार रिवाइज करो, लेकिन ये बहुत जरूरी है। चलिए, थर्ड इज डन। नाउ फोर्थ पार्ट कहां गया भाई, ये तो थर्ड था ना मेरा, डेरिवेशन हो गया। ओके, आई थिंक फोर्थ पार्ट मिस हो गया क्या, चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ओके, तो पहले मैं इसको हटाऊं, सुंदरता बनी रहनी चाहिए। चलिए, रिलेशन बिटवीन पार्ट्स, फोर्स एंड वेलोसिटी। हाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, मैं सारे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट नहीं बोला, लेकिन ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि भैया डायरेक्टली न्यूमेरिकल आएगा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, अगर आना होगा 1 2 मार्क्स, जितने भी आना होगा। पहली बात तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, अब वर्क क्या होता है, F इंटू एस, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इन दोनों को सिर्फ अलग ले लूंगा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो हमारा पावर का फॉर्मूला होता है F इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। इसका मतलब एक चीज और डिफाइन कर सकते हैं, आप जितना फोर्स लगा रहे हो मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी ऑफ यू, वो आपकी पावर निकालता है। ठीक है, समझ आ गया होगा। फिर सुनो, पावर का फॉर्मूला था वर्क इंटू, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं S और T को अलग अलग कर दूंगा तो मेरा ऐसे बन जाएगा, और S अपॉन T अपना क्या होता है, वेलोसिटी होता है। पावर हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी। यूनिट आपको तीनों की पता होनी चाहिए, तो यहां से इसकी यूनिट क्या निकल सकती है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो ये भी आपकी न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी भाई, ये भी आपकी एज अ सॉर्ट ऑफ हो जाएगी पावर की यूनिट। ठीक है, मतलब अगर कहीं आपको क्वेश्चन लिखे कि देयर इज अ 10 न्यूटन मीटर पर सेकेंड अप्लाइड, इसका मतलब समझ लेना वहां पावर की बात हो रही है। चलिए, अभी इस पे बात है कॉमन मिस्टेक पे, डेरिवेशन ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी सिंपल समझ लेना क्या होता है, यूजफुल आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट। देख थोड़ा सा एफिशिएंसी में डीप में समझाएगा, तो ध्यान से देखो एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको देखो, तो जगह मैंने छोड़ ही दी थी। देखो एफिशिएंसी मतलब सिंपल से पहले चीज समझना कि एफिशिएंसी हर जगह, मैथ्स में यूज होती है, फिजिक्स में यूज होती है, केमिस्ट्री में यूज होती है। आप कितना लगा रहे हो और आपको कितना मिल रहा है, ये एफिशिएंसी होती है। मान लो आपने लगाया 100 रुपए, ठीक है, और आपको मिल गया 120 रुपए। जल्दी से प्रॉफिट बता, प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट हो गया 20 रुपए। मैं बोल रहा बेटा परसेंटेज में बता, तो परसेंटेज में क्या होगा, 20 अपॉन 100 इंटू 100, कितना हो गया 20%। ठीक है, इसका मतलब 100 रुपए लगाने पे आपको 120 रुपए मिले। टोटल आपने लगाया कितना था, 100, मिला 120। आपको जो प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ, वो 20 रुपए का। ठीक है, तो आपके मतलब आपका पैसा लगाने की एफिशिएंसी है 20, जितने जिसका प्रॉफिट हुआ डिवाइडेड बाय जितना लगाया था। भाई उसी से तो कैलकुलेट करो भाई, जितना लगाया उसी तो कैलकुलेट करो कि मेरा बड़ा कि घटा, इनटू 100। 100 से मल्टीप्लाई, 100 से नहीं मल्टीप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल में आ जाएगा, तुम्हारा 0.2, मतलब तुम्हारी एफिशिएंसी क्या है, 0.2। और एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन सिर्फ 0 से लेके 1 तक जाती है, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 0 से लेके 100% तक जाती है। अब कुछ लोग आके मत बोलना भैया अगर एफिशिएंसी 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स मतलब अब मशीन जो अपने काम से 2 गुना वर्क कर रही है, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। अगर आयरन मैन देख के वो तो अलग बात है, बट या यही चीज होती है। एफिशिएंसी क्या होती है, कितना काम हो रहा है एज कंपैरिजन टू द कितना काम करवाया गया है उसके ऊपर। काम ज्यादा हो रहा है, नहीं मान लो आप किसी चीज पे ज्यादा मेहनत कर रहे हो, आउटपुट कम आ रहा है, आपकी एफिशिएंसी क्या है, काफी कम। आप थोड़ा सा ही काम करो लेकिन आपका आउटपुट बहुत ज्यादा आ रहा है, दैट इज गुड एफिशिएंसी। ओके, जब टू द क्वेश्चन, ये सिंपल फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू यूजफुल आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट। कितना इनपुट हुआ और कितना यूजफुल आउटपुट आया। मशीन आपकी पूरा दिन चल रही है लेकिन वो हीट भी निकाल रही है, तो वेयर एंड टेयर भी हो रही है, और उसमें से आवाज साउंड आ रही है, उसमें से उसकी एनर्जी लॉस, उससे तो आपका मतलब है आपका क्या कि भैया आपने गन्ना दिया, उसने जूस बना के दे दिया, तो जो जितना जूस पता दैट इज यूजफुल आउटपुट। आपने टोटल कितना इनपुट दिया, वो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, यूजफुल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट इनटू 100%, एंड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 100%, नेवर मोर देन 100%। भाई जो मैंने बताया, आउटपुट वर्क में क्या होता है, मैंने बताया आपको कोई मशीन का नापना है, फिर किसी चीज का नापना है। सो वर्क इन, वर्क आउट, उसने एज अ वर्क कितना आउटपुट दिया, डिवाइड बाय टोटल उस पे कितना इनपुट किया गया वर्क का, इनटू 100। इनटू क्या बना भाई, 100। सिंपल सा माल मसाले का कॉन्सेप्ट है। ओके, आई होप समझ आ गया। ठीक, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एकदम ब्यूटीफुल टेबल यहाँ पर, आराम से बस इसको रिवर्स करो, कुछ नोट्स मत बनाओ, आराम से।
इसको रिवाइज करो, सब जिंगा लाला बेफर्जी नोट्स फोर्स के चक्कर में। ये क्या है? वर्क है, फोर्स एफ में कितना गंदा लग रहा है, को चेंज करना। रेनबो बनाए कि ऐसी लाइन बनाए? ये रेनबो तो बहुत बेकार लग रहा है, सिंगल कलर। ये करें अभी एक ही क्लास चलो। तो वर्क का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, यूनिट सेम यूनिट सेम यूनिट सेम। पोटेंशियल एनर्जी यूनिट सेम, एम जी एस, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू हाइट। पावर डब्ल्यू अपॉन टी, इसको एफ भी लिख सकते हैं, वॉट। एफिशिएंसी डब्ल्यू आउट अपॉन डब्ल्यू, कितना अंदर जा रहा है कितना बाहर आ रहा है, इनटू 100%। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, एफिशिएंसी सिर्फ परसेंटेज में शो होती है। कॉमन मिस्टेक क्या होता है? फॉरगेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हाइल कैलकुलेटिंग द वर्क। अगर भैया वर्क इधर कर रहा है, सॉरी फोर्स आप इधर लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो एक बात याद रखना, नेगेटिव में भी आंसर आ सकता है, लेकिन फाइनल आंसर में नेगेटिव में डिनोट नहीं करना है। जब आप वैल्यू कैलकुलेट करके लिखो, मान नेगेटिव लिखो, फाइनल आंसर में आपको नॉर्मल लिखना है कि क्या कंडीशन होती है तब नेगेटिव। यूज एफ इंस्टेड ऑफ एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा को यूज करना है। थीटा में कुछ वैल्यूज होती हैं जो मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप बस समझो एफ कॉस थीटा ये आपका मेन फॉर्मूला होता है। कंफ्यूजिंग स्पीड एंड वेलोसिटी, ये चीज याद रखना, स्पीड हमारी स्केलर होती है भाई, वेलोसिटी हमारी वेक्टर होती है, इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, तो ये नेगेटिव भी ली जा सकती है। टेकिंग एफिशिएंसी ग्रेटर देन 100 कभी भी नहीं होगा। अगर हम परसेंटेज में कर रहे हैं तो 0 से 100 आएगा, अगर डेसिमल में कर रहे हैं तो 0 से 1 तक ही आएगा। एग्जाम क्या होता है? एग्जाम कैसे? ऑलवेज राइट फॉर्मूला, देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज विद यूनिट्स एंड फाइनली राइट द आंसर विद करेक्ट। पहले आप जो फॉर्मूला आपको आता है वो लिखिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, उसके बाद जो एक्यूरेट वैल्यू उसके बाद यूनिट ग्रेटर जरूर लिखते हैं। काफी जगहों पे यूनिट के मार्क्स अच्छे खासे कट जाते हैं। ठीक है, चलो अब देखें कितना बचा है भाई। पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर, ये सब बता दिया, थोड़ा डेरिवेशन है। समरी, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मैंने यहाँ बता दिया था। ठीक है, ज्यादा नहीं, काफी चीजें रिपीट भी कर रही हैं, वो हम लोग छोड़ दें क्योंकि उसका थोड़ा सा ज्यादा और डेप्थ में दिया गया था, इसलिए रिपीट करें, बट हमें उतना डेप्थ में नहीं जाना। जितना आपके सिलेबस पे सफिशिएंट होगा फॉर यू टू गेट अ फुल मार्क्स, उतना आपको पढ़ा दिया जाएगा। व्हील एंड एक्सल क्या होता है भाई? व्हील एक्सल सिंपल सा, बीच में रॉड लगी होगी, उसके ऊपर सर्कल लगा होगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ व्हील ऑफ रेडियस r रिजिडली फिक्स्ड टू अ स्मॉलर एक्सल। स्मॉलर एक्सल एक्सल डंडा, उसके ऊपर ऐसे फिक्स्ड होगा। Effort is applied on the wheel and load is attached to the axle। जो लोड होता है, हम गाड़ी का जब ऐसे घुमाते हैं स्टीयरिंग व्हील, तो जो मेन डंडा होता है वो हमारे कैसे अटैच होता है भाई? वो हमारा अटैच होता है कार के टायर से, लेकिन हम लोग जो व्हील घुमाते हैं वो हम लोग इजीली घुमा पाते हैं क्योंकि दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ सिंपल मशीन। ओके, या तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए, एम इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर। आर अपॉन आर क्या होता है? डिस्टेंस मूव बाय लोड, और ऊपर होता है डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट। आपने इसको कितना घुमाया, इसको कितना घुमाया, और जो बीच में अंदर की तरफ एफ लोड की तरफ लगा वो कितना घूम रहा है, उसी का हम रेशियो को बोलेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, सो लोड भाई पीछे की तरफ लगा होता है और ये होता है बाहर, तो आप इसको घुमा रहे हैं, इसको आर 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 कितना घुमा रहे हैं, और नीचे जो छोटा वाला है वो कितना आर घूम रहा है, इससे कनेक्ट होके दैट देयर रेशियो, दोनों का रेशियो जो होगा वो मैकेनिकल एडवांटेज डिटरमाइन करेगा। क्लियर? ये जरूरी नहीं लिखना, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट, डिस्टेंस मूव बाय लोड। डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट कितना होगा? 2 पाई, रेडियस इतना है। लोड कितना मूव करेगा? छोटा वाला, छोटा जो बीच में एक्सेल लगा है वो भी तो गोली घूमेगा ऐसे 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 ऐसे, वो कितना ले रहा है? वो ले रहा है स्मॉल 2 पाई। दोनों का रेशियो कर देंगे तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ व्हील एंड एक्सल आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल, इंक्लाइन प्लेन मैंने बता दिया। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है? जब भी कोई भी चीज प्लेन ऐसे इंक्लाइन होता है ताकि किसी चीज को ऊपर और नीचे ले जाना आसान हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? L into H। सिंपल चीज है, थक गया। L होता है अपना यहां से, ये जो अपना पूरा इंक्लाइन प्लेन होता है इसकी लेंथ, और H होता है ये वाली हाइट होती है, ये हाइट ये हाइट ये वाली हाइट पूरी पूरी हमारी होती है, इसको बोलते हैं। और ये कितने एंगल पे उठा है वो ठीक है, अभी थीटा का आपको जरूरत नहीं, बस जान लो कितने एंगल पे उठा हुआ है। वर्क डन बाय एफर्ट E into L, वर्क डन अगेंस्ट लोड L। देखो जो चीजें शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं इसको जल्दी से बस नोट से समझा दे रहा हूं, आपको समझ लेना। जो इंपॉर्टेंट है जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम, वो मैंने इसलिए और डिटेल पढ़ा दी। और आइडियल, ये एक चीज आ फिर से बोल रहा हूं, कोई भी मशीन इन दिस एंटायर वर्ल्ड इज नॉट कंप्लीटली आइडियल। आइडियल मशीन ये होती है, फिर से बताता हूं, जिसकी एफिशिएंसी हो 100%। नहीं हो सकता, बट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स जब हम पढ़ाई कर रहे हो तो समहाउ उसको मशीन को आइडियल मान के ही सॉल्व करते हैं। तो इसका जो एम होता है दैट इज L अपॉन E, कैपिटल L अपॉन E इज इक्वल्स टू L अपॉन H। ठीक है, समझ गए होगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रू भाई, स्क्रू का फॉर्मूला मैकेनिकल एडवांटेज है 2 पाई r बाय p। अब देखो यहां पे p क्या होता है? p मतलब जब स्क्रू को टाइट कर रहे हो ना, ये जब टाइट कर रहे हो तो कितना अंदर जा रहे हैं, वॉल की कितना अंदर मूव कर पा रहे हैं, या फिर किसी मशीन में कितना अंदर जा पा रहा है, ये उसकी पिच होगी। और भैया ये तो आपको पता ही, जो घूम रहा है, जो हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर्स ऐसे 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 जो एफर्ट लगा रहे हैं वो तो एक सर्कल ले रहा है, तो वो होगा 2 पाई r। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? 2 पाई r मतलब कितना घुमा रहे, कितना सर्कल घुमा रहे, डिवाइडेड बाय p, पिच डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स। दो थ्रेड्स के बीच में कितना डिस्टेंस आ जा रहा है वही हमारी पिच होती है। A screw is an inclined plane wrapped around a circular. It converts rotational motion into linear motion.
ठीक है, बस इसको भी याद कर लो, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। वेज वेज बताया, किसी भी चीज को दो तरफ से ऐसे दो तरफ से पॉइंट चीज को जोड़ दो तो वो हमारा वेज बन जाता है, डीप में जाने की जरूरत नहीं, खत्म करो। बस फॉर्मूला देख लो, मैकेनिकल एडवांटेज एल अपॉन टी, एल क्या होता है लेंथ और टी क्या होता है थिकनेस, कितना चौड़ाई, यहाँ से कितना चौड़ाई, ये चौड़ाई कितनी है, इसको हम बोलते हैं वेज का मैकेनिकल एडवांटेज। एग्जांपल देख लीजिए, एक्स नाइफ और ये अपना चिजल, ये अपना नेल, देखो नेल में आगे देखो ये दो पॉइंट चीजों को जोड़ा किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा मैकेनिकल एडवांटेज सबका लिखा हुआ है, आराम से उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट्स में देख लो, किसका क्या होता है वो आपको समझा दिया है, किसका क्या रिक्वायरमेंट होता है वो देख लो, ठीक है। और हाँ, जब तक मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा होगा बहुत अच्छा एडवांटेज है, 1 के इक्वल होगा कोई एडवांटेज, जितना एफर्ट लगा उतना ही लोड है। और भैया 1 से कम हो गया, आपका एफर्ट बहुत ज्यादा लग रहा है, सामने घंटा वो उठ ही नहीं रही है, ठीक है, इसका मतलब आपका वो जो सिंपल मशीन दैट इज नॉट वर्किंग एज पर द रिक्वायरमेंट। फॉर्मूला बता दिया, एग्जाम टिप कोई जरूरत नहीं, पहले बता चुके, ठीक है। चलिए आगे आते हैं फटाक से, और आपका क्या है, कुछ कंपाउंड मशीन्स पढ़ते हैं। क्या होता है कंपाउंड मशीन? व्हेन टू और सिंपल मशीन्स आर यूज्ड टुगेदर इट इज कॉल्ड कंपाउंड मशीन। नाम से समझ आ रहा है भाई, जब दो मशीन्स सिंपली यूज होंगी, मतलब वो सिंपल मशीन को जोड़ के कोई नई मशीन बनाए फिर उसमें यूज करें, दैट विल बी सेड एज कंपाउंड मशीन। एग्जांपल बाईसाइकिल, व्हील एंड एक्सल होता है, लीवर होते हैं, गियर्स होते हैं। सीजर्स, लीवर एंड वेज। व्हील बैरो, लीवर व्हील एक्सल तीनों कनेक्ट होता है। कैन ओपनर, व्हील एंड एक्सल होता है और वेज होता है। फिशिंग रॉड, लीवर प्लस पुली। यहाँ सब आपके सामने डायग्राम बने हुए हैं, आराम से इसको देखिए, बहुत डीप में जाना नहीं, थ्योरेटिकल से पॉइंट है, पूरा याद कर सकते हो, ठीक है। आइडियल वर्सेस रियल मशीन, हाँ जो मैंने अभी आपको बताया वो जान लो। आइडियल मशीन जो हम फिजिक्स वगैरह पढ़ लेते हैं, भैया फ्रिक्शन ही नहीं है, भैया फ्रिक्शन हो ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, मशीन वेयर एंड टियर खराब तभी होती है फ्रिक्शन। आप साइकिल ले लो, आपकी साइकिल में जितनी देर पेडल लगाना तो फ्रिक्शन ही ना हो, पहले बात तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप बेटा पेडल मारे चल जाओगे, आगे से फूको चली जाएगी, आपकी साइकिल कभी जिंदगी में खराब ही नहीं होगी, चेन टूटेगी ना, ग्रीस दैन बढ़ेगी ना, कुछ नहीं, मस्त चलाओ जिंदगी। लेकिन वो आइडियल मशीन ही दैट इज द रियल मशीन, इसीलिए समय समय खराब होती है। एनर्जी लॉस, आइडियल मशीन में कभी भी एनर्जी लॉस नहीं होती है, लेकिन रियल मशीन में एनर्जी लॉस होती है, बिकॉज हीट की वजह से, साउंड की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। एफिशिएंसी 100% होती है, कभी भी 100% नहीं हो सकती कोई भी मशीन इन द एंटायर वर्ल्ड। वर्क डन इक्वल टू द इनपुट वर्क लेस देन इनपुट वर्क। जो वर्क डन आप जितना लगा रहे हो उससे हमेशा कम होगा, किसमें? रियल मशीन में। जब आप साइकिल चला रहे हो, आप जितना पेडल मार रहे हो, आप पेडल मारो लेकिन साइकिल के टायर पे रोड का फ्रिक्शन लग रहा है, और उसके अलावा साइकिल का खुद का फ्रिक्शन भी उसको ओवरकम करना चाह रहा है, जिस वजह से आप जितना एफर्ट लगा तो साइकिल इतना तेज नहीं भाग सकती। मैकेनिकल एडवांटेज, इसमें दोनों इक्वल होता है, ये हमेशा वेलोसिटी रेशियो से कम ही होगा, ठीक है। और देखें एफिशिएंसी मैंने बता दिया क्या होता है, फॉर्मूला ये देख लिया आपने, ma/vi = 100%, ठीक है। हाँ ये फॉर्मूला देख लो, इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले ऊपर आया था डिस्कस नहीं किया, यहाँ देख लो। सो इन एन आइडियल मशीन इनपुट वर्क इज इक्वल टू आउटपुट। फॉर्मूला ये होता है, एफर्ट, समझा रहा हूँ, मरना मत कोई रोना, एफर्ट डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट इज इक्वल टू लोड डिस्टेंस मूव बाय लोड। मतलब आपने जब अपना दम लगाया, आपने अपना एफर्ट लगाया, आपने जो चीज को जितना मूव करवा पाए, क्या लोड में भी उतना इक्वल हो पाया कि नहीं? फिर से बता रहा हूँ, 100 किलो की चीज है और आपको उसको उठाने के लिए कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है? 100 किलो का एफर्ट लगाना है। तो इस आइडियल मशीन में आपने जिस मशीन के 100 किलो उठाना है, आप जितना लगा रहे हो उतना ही वो उठ रहा है, उस केस में उसको हम आइडियल मशीन कह देंगे। इसमें जितना मूव कर रहा है उसका इनटू जो उसका लोड है, लोड इनटू जो लोड मूव कर रहा है, दैट इज डिस्टेंस बाय लोड इज इक्वल टू मैंने जितना एफर्ट लगाया मल्टीप्लाई बाय मेरा एफर्ट कितना मूव कर रहा है, कितना मशीन आगे पीछे कहीं मूव कर रही है, उन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल रहेगा, उन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल रहेगा फॉर आइडियल मशीन केस। अलग रियल मशीन में ये इक्वल नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, ठीक है। और समझ आ गया, ठीक है। फर्स्ट क्लास भी मैंने बता दिया, E इज इक्वल टू, ये सब चीजें देख लेना। काइनेटिक एनर्जी बता दी, ठीक है। एनर्जी फॉर्म, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सिंपल होता है, यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल इसको देख लेते हैं। जब भी आप किसी को ऊपर उठा के रखते हो, हाइट की वजह से एनर्जी आती है, P का फॉर्म होता है mgh, n की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड। आप जितना ऊपर उठा के रखोगे उतना ज्यादा एनर्जी उसमें आएगी। रियल एप्लीकेशन रैम्स आर यूज्ड टू लोड गुड्स इंक्लाइन प्लेन। हाँ, अगर आप इंक्लाइन प्लेन लगा रहे हो तो उसमें रैम यूज होंगे। स्क्रू होल्ड थिंग्स टाइटली, स्क्रू इतने छोटे-छोटे होते हैं, छोटे-छोटे बड़ी-बड़ी मशीन को होल्ड कर लेते हैं। लीवर्स हेल्प इन ओपनिंग, लेड्स हैं जो लीवर्स होते हैं टक से खोलते हैं, आप जाकर उसको हाथ से बोलो खुलेगा नहीं, क्योंकि आपका हाथ भी वैसे सिंपल मशीन की तरह वर्क कर सकता है, लेकिन जब वो पेन को बेयर कर पाए, उस पेन को तो बेयर कर नहीं पाएगा, वो एक समय के बाद हाथ दर्द होने लगे, तो वहां पे मशीन है, मशीन टक से खुलता है। और बस इसमें डीप में जाना है। हाँ ये भी पहले बता दी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन neither be created nor be, it can only be conserved or it can only be transformed from one state to other state, it cannot be demolished from the planet Earth, ठीक है। चलिए
अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हो, यहाँ पे हाई काइनेटिक एनर्जी थी बहुत ज्यादा, यहाँ पे मूवमेंट बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे हाइट बहुत ज्यादा, जब ये मूव किया तो मूव कर, तो यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होगी, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी मान लिया 100 जूल था, यहाँ से आते वो 100 जूल काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो गई। लेकिन आप भी जानते हो कंप्लीटली शायद ट्रांसफर ना होगी, तो बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन थोड़ी सी एनर्जी को लॉस करवाया होगा, लेकिन फॉर एन आइडियल फॉर फिजिक्स में पढ़ने के लिए कहते हैं ये पूरा का पूरा इस पूरे के पूरे काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो चुका है। ओके, कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, अंधकार हो मुझे बताना तुरंत कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे मूव किया जाए। आगे आपका पावर है, रिलेशन बता दिया, कंजर्वेशन एनर्जी बता दिया, हॉर्स पावर देख लीजिए, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट होता है। अगर आपको हॉर्स पावर है चेंज करना है 746 से डिवाइड कर दीजिए, दैट्स इट, कंप्लीट। ये बता दिया, ठीक है, ये बता दिया। न्यूमेरिकल पे देखते, पहले देख लो, कुछ टॉपिक बचा है, समरी हो गया, डेरिवेशन। ये डेरिवेशन इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, बताऊं कि ना बताऊं, चलिए भी देखा, पहले बाकी चीज देख लो। काइनेटिक एनर्जी, ओके, ये डिराइव करवा दिया, काइनेटिक एनर्जी डिराइव करवा दिया, ये हो गया, ये हो गया, सब हो गया, इंक्लाइन प्लेन हो गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, दैट्स इट, खत्म। ये और पढ़ लो, थोड़ा बहुत शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है, आईसीएससी बोर्ड वाले भी हो सकता है, सीबीएसई बोर्ड वाले में तो आई गेस ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन आईसीएससी बोर्ड वाले पढ़ लो, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ एफिशिएंसी फार्मूला फॉर अ मशीन, सो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, यूजफुल आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट, कितना आपका आउटपुट मिला डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट, W in वर्क जो इनपुट है दैट इज इक्वल्स टू A into D एफर्ट एंड इनटू डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, वर्क आउट कितना बाहर हुआ, लोड इनटू डिस्टेंस कवर्ड ड्यू टू लोड, ठीक है। तो मतलब दो चीज हम लिख सकते हैं, W मतलब कितना एफर्ट लगाया गया, W इसलिए वर्क हमारा लग रहा है, इनपुट हम दे रहे हैं इसलिए उसको एफर्ट डाला, लोड क्या है भैया, जितना आउटपुट आ रहा है कितना लोड, मतलब कितना उठा, कितना वो दूर गया। सो इन दोनों फॉर्मूले को उठा के इसमें रख देते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क आउट अपॉन वर्क इन, कितना हमने इन किया और कितना हमारा आउट हुआ। प्रॉफिट और लॉस वाला एग्जांपल, दोनों फॉर्मूला L into DL, E into D into 100%, सो हमारा एफिशिएंसी क्या होगा, L into DL upon E into D into 100%, दिस विल बी अ नॉर्मल सॉर्ट ऑफ एफिशिएंसी, क्लियर, आई होप क्लियर हो गया हो। तो फॉर्मूला आ रहा है L into DL, E into D into 100, L into DL upon E into D into 100, L into DL upon E into D into 100, ये याद रखना, कभी कभार आ सकता है 77, मैं मैथ नहीं देखूं, ओके, या सो दैट्स इट। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी डिस्कस करेंगे ताकि क्लास भी जल्दी खत्म हो, आई गेस 1-1.5 घंटे क्लास हो चुकी है। ओके, अ मशीन डज 1200 जूल ऑफ वर्क इन 30 सेकंड, ये अपना क्या है, वर्क है, ये है अपना टाइम, पावर हमें निकाले, पावर का W अपॉन T दोनों होगा 40 वाट, आंसर खत्म। अ मशीन हैज फोर्स 10 न्यूटन एंड डिस्टेंस मूव कितना हुआ, 5 हुआ, वर्क होता है अपना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगा 10, डिस्प्लेसमेंट 5, खत्म। फिर क्या, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg मूविंग विद वेलोसिटी, मास है ये, वेलोसिटी है 6, v की वैल्यू ये, फॉर्मूला क्या होता है अपना हाफ इनटू mv², m को रखो 4, वेलोसिटी को रखो 6, मल्टीप्लाई को खत्म। अ मशीन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, अ मशीन है मैकेनिकल बात है 5 का, मतलब मशीन बहुत ही तगड़ी, इसका मैकेनिकल बहुत ज्यादा, vr इसका कितना है 10 का है, फाइंड इट्स एफिशिएंसी, एफिशिएंसी निकाल, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है ma अपॉन vr इनटू 100, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ma अपॉन vr, ma 5 अपॉन 10 इनटू 100, 50%, मतलब एफिशिएंसी मशीन कितनी 50%, आप 100 काम करोगे तो आपको 50 काम आउटपुट में मिलेगा। ओके, वही पॉइंट लिखा है। अगला जब करते हैं, अगला टॉपिक, अगला कहाँ गया, काफी मेथड, हाँ, डिफाइन वर्क, एक्सरसाइज पता है वर्क क्या होता है, जब भी फोर्स लगाते हैं उस मूवमेंट में डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको बोलते हैं जूल। व्हाट इज पावर, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट इज डिफरेंट फ्रॉम एनर्जी, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क एंड दिस इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। फॉर्मूला क्या होता है मैकेनिकल बात है, लोड अपॉन एफर्ट, मैंने एफर्ट अपॉन लोड बता दी, याद रखना लोड अपॉन एफर्ट होता है। एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल मशीन 100 होती है, कोई भी मशीन द एंटायर वर्ल्ड इज नॉट आइडियल, इट इज ओनली फॉर द फिजिक्स स्टडी, ठीक है। ट्रू फॉल्स है, आपको आंसर तो नहीं लिखे हैं, आई होप नहीं आंसर नहीं लिखे हैं, तो ट्रू फॉल्स आप खुद से करिएगा, ठीक है, इसका मैं नहीं बताऊंगा। टाइप ऑफ फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी पता है, नेम द सिंपल मशीन यूज्ड इन अ वेल पुली, दिस सिंपल मशीन यूज्ड टू स्प्लिट ऑब्जेक्ट्स डेड वेट, जैसे पॉइंटेड होता है मारो खट से टूट जाएगा। व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सिंगल फिक्स्ड पुली, वन, मतलब सिंगल फिक्स्ड पुली क्या होता है, जितना दम लगाओगे इतना खींचेगा। दिस सिंपल मशीन इज स्लोपिंग सर्विस यूज्ड टू रेज लोड इंक्लाइन प्लेन, तो धक्का दे के हम किस में ऊपर पहुंचा देते हैं। विद दैट ऑल सेड वी हैव कंप्लीटली रिवाइज्ड, देखिए और कुछ नहीं बचा, नहीं बचा, कंप्लीट रिवाइज द सिंपल मशीन, वर्क, एनर्जी, एवरीथिंग, पावर एंड अ कंप्लीट चैप्टर ऑफ work, energy and simple machine. I hope you guys understood everything that how this chapter works. Simple machine क्या होता है, work क्या होता है, power क्या होता है, derive कैसे करते हैं, एक बार इसको फिर से रिवाइज करो, लेक्चर फिर से देखो, कोई डाउट हमसे पूछो, क्वेश्चंस लगाओ न्यूमेरिकल, और फिर से मैं बता रहा हूँ दिस आई विल बी हैविंग 2 क्लासेस। पहली क्लास कंप्लीट थ्योरी होगी, आपको सिर्फ थ्योरी सुननी है, मेरे नोट्स देखने हैं, बुक से रिवाइज करना, खुद के नोट्स मत बनाओ, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। आफ्टर दैट
जब ये पूरा काम हो जाए तब आपको क्या करना है, अपने बुक के न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। एक बार न्यूमेरिकल्स लग जाए, अगर नहीं लग रहे तो फिर से ट्राई, नहीं लग रहे तो मैं इसके बाद देखो अभी मैं सिर्फ थ्योरी बना, आफ्टर सर्टेन टाइम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल की क्लासेस आएंगी, तो थ्योरी वर्क पढ़ लो, रिवाइज कर लो, थोड़ा बहुत छोटे न्यूमेरिकल लगाओ ताकि थ्योरी याद हो। उसके बाद जब मैं आप लोग को बड़ी बड़ी चीज कराऊंगा, बड़े बड़े भयंकर न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसके लिए रेडी रहना, ठीक है। और न्यूमेरिकल ऐसे नहीं होंगे, वैसे न्यूमेरिकल्स होंगे जो आपके एग्जाम से ही उठाए जाएंगे। मैं कुछ भी कहीं से भी नहीं करवाने वाला, बुक के सारे बड़े बड़े भयंकर न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगा, ऐसे कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड एंड डिफरेंट बोर्ड में आया होगा। आई विल पिक अप दैट एंड आई विल एक्सप्लेन ऑल द न्यूमेरिकल्स व्हिच माइट बी इंपॉर्टेंट। सो पर चैप्टर आई गेस मैं एटलीस्ट 15 न्यूमेरिकल्स तो कराऊंगा, एंड 15 न्यूमेरिकल्स आर मोर देन इनफ फॉर यू टू गेट full marks in your physics paper. With that all said, I should take your leave. Goodbye.